हमारा टारगेट टेररिस्ट है। मैं टेररिस्ट को मारूंगा अगर आपके गोद में बैठा है और वो गोली उसको छेद के आपको लग गई तो ये तो आपका चॉइस है। पाकिस्तान कहीं भी आपकी कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकता। जो मुरीद के और बहावलपुर में आपने आज किया है ये आपको 2009 में करना चाहिए था। आज वो लीडरशिप है जिसने इसको हेड ऑन रिटेलिएट करने का निर्णय लिया और रिजल्ट आपके सामने है। 93,000 जब इनके सैनिक हमने 1971 में सरेंडर कराए थे, उस युद्ध को भी ये अपनी आर्मी को अपना विजय युद्ध पेश करते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड देश कौन हो सकता है? तो ये कंट्री सॉफ्ट एक्सचेंजेस ऑफ डायलॉग से ठीक होने वाला नहीं है। कराची भारत के जबड़े के अंदर है। 1971 में भी इनको याद है क्या हुआ था कराची में, 65 में भी याद है। तो पाकिस्तान के लिए चाइना अपना हाथ क्यों जलाएगा भाई? बलूचिस्तान तो कह रहा है कि साहब आओ, स्वागत है, इस्तकबाल है, वी आर रेडी है इंडिया मर्ज करने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम पीओके ले लें? सबसे बड़ा तमाचा इसको पाकिस्तान को लगा। आर्टिकल तो आपने यहाँ अबॉलिश किया, लेकिन लगा कि उनके दिल की, उनके पूरे धमनी की खून रुक गई। प्रधानमंत्री महोदय को जब वापस जाना होता है तो आत्मघाती दस्ते का जो सुसाइडर है पाकिस्तानी, उसको हमारी मुस्तैद पेट्रोल पार्टी जिंदा पकड़ लेती है। उसने शीशे पे इशारा किया, हमारे पास कुछ अब चारा बचा नहीं था, हम लोगों ने शीशे मारा लात और हमारा ग्रेनेड और गोलियों से स्वागत हुआ। आपको 7 गोलियां लगी? 7 गोली लगी। तो हाथ पे लगा, कंप्लीट शेटर्ड हो गया हाथ। पेट में लगी गोली, एक गोली अंदर ही है मेरे पेट में भी। एक को जिसमें मारा मैंने गाजी बाबा निकला पहचान में। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी। नमस्कार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं वो पूरा देश जान रहा है, कितना टेंस माहौल है। और पाकिस्तान बार बार एक चीज की धमकी देता है कि एटम बम है हमारे पास में, हम चला देंगे, ये कर देंगे। पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में जो दोनों तरफ से झड़पें हुई हैं, भारत ने जो स्ट्राइक की उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत को धमकियों का दौर चल रहा है, कोशिश भी की लेकिन कुछ कर नहीं पाया। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी हमेशा से आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हुकूमत हो, और जब उन पर एक्शन होता है तो बिलबिला करके कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है भारत। और धमकी ऐसे देते हैं कि पता नहीं उनके पास कौन से वेपन है, कौन से हथियार है, क्या ताकत है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली स्थिति है पाकिस्तान की, और वहां की जनता ही वहां का विरोध कर रही है। तो जो स्थिति बन चुकी है इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में, एस्केलेशन हो रहा है, वो आगे कहां तक जा सकती है, क्या हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान कितने दिन सस्टेन कर सकता है अपने उधार के मांगे हुए हथियारों से, कर्जा लेकर के, दुनिया से मांग करके कितने दिन भारत से लड़ पाएगा। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज वो बहुत स्पेशल हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो बीएसएफ डीआईजी से रिटायर हैं और एनआईए की फाउंडिंग टीम के मेंबर भी रहे हैं, और कई ऐसे एनकाउंटर्स और मिशन में रहे हैं जिनमें कई बड़े बड़े आतंकी मारे गए, चाहे वो कश्मीर का गाजी बाबा हो या कोई और भी आतंकी रहा हो। तो बड़ा करीब से उन्होंने कश्मीर में और देश में आतंकवाद को देखा और समझा है। और जो पकड़े गए लोग वहां आतंकवादी, उनसे जब बातें हुई, इंटरोगेशन हुआ, तो उन्हें पता पड़ा कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, कैसे वो इनको तैयार करता है और कैसे भारत के खिलाफ कुचक्र साजिश रचता है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद अभिषेक जी। क्या आपको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा अभी? देखिए, पहले तो सवाल इसी पे था कि क्या भारत इस तरह के जघन्य आतंकवादी हमले को रिस्पॉन्ड करेगा। पहला तो सवाल ये था, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल बाद, 5 या 6 साल बाद, पोस्ट फरवरी 2019, ये आतंकवाद की बहुत बड़ी घटना है। और ये अपने आप में खुद भी मिसाल है, क्योंकि कश्मीर का जो 35 साल का एक्टिव टेररिज्म फेज रहा है, इस फेज में इतनी भारी मात्रा में टूरिस्ट एक साथ, अनआर्म्ड टूरिस्ट वैसे भी अनआर्म्ड होते हैं, उनको इकट्ठा करके
समय लेके, तसल्ली से, बातचीत करके, इंटरैक्ट करके, कुछ बड़े डिस्टर्बिंग सवाल पूछ के और उनको उनके फैमिली मेंबर के सामने कह के मारा गया। और मारने के बाद एक वहाँ से संदेश भी भेजा गया कि मतलब अपनी लीडरशिप को जाके बता दो कि हमने ऐसे किया। तो पहली बात तो ये 5 साल बाद एक घटना हुई है, 6 साल बाद, तो ये घटना अपने आप में बड़ी डिस्टर्बिंग घटना है। मुझे लगता है शायद ये घटना जो पाकिस्तान का टेस्टिंग पैरामीटर है भारत के पेशेंस को टेस्ट करने का, शायद ये टेस्टिंग पैरामीटर का सबसे ऑप्टिमम लेवल रहा है। तो गलतफहमी यहाँ सिर्फ ये हो सकती है कि पाकिस्तान को शायद ये लगा हो कि ये बात भी आई गई वाली कैटेगरी में रह जाएगी, बट हुआ इस बार उल्टा ये हुआ कि ये इतनी खराब घटना ये मानी गई, जिसमें आपको पता है कि कश्मीर के अंदर भी जो कश्मीरी अवाम है उनके भी रिएक्शंस आपको दिखे होंगे और वो वाजिब रिएक्शंस थे। मैं करीब 28 तारीख को कश्मीर गया भी था, इस घटना के 6 दिन बाद मैं खुद गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड हुई, पूरे दुनिया में इसकी निंदा हुई और ये काम पाकिस्तान ने कराया। तो भारत की लीडरशिप ने कहीं न कहीं इस बार ये मन बना लिया कि भाई अब तो हम आपको सिखाएंगे कैसे होता है, हम रिटेलिएट करेंगे। और भारत कुछ छुपाया नहीं है, भारत का बड़ा क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि हमारा दुश्मन टेररिस्ट है। आप टेररिस्ट के आपके गोद में डायरेक्टली बैठा हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारा टारगेट टेररिस्ट है। मैं टेररिस्ट को मारूंगा अगर आपके गोद में बैठा है और वो गोली उसको छेद के आपको लग गई, तो ये तो आपका चॉइस है। आपके पास एक ही चॉइस है कि टेररिस्ट को अपनी गोद से बाहर कर दो तो आप बच जाओगे। तो जो रिटेलिएशन हम लोगों ने किया कुल 9 टारगेट का, 9 टारगेट में 21 साइट्स थे। टारगेट तो 9 थे, लेकिन एक ही लोकेलिटी में अलग अलग साइट्स भी थे। लाइक कि अगर आप कोटली को निशाना बना रहे हैं तो कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का बेसिकली सबसे बड़ा सेंटर रहा है। अच्छा। जिस तरह से आपको पता है मुरीद के लश्कर तोयबा का, जमात दावा का सबसे बड़ा सेंटर है और बहावलपुर जैश-ए मोहम्मद का बड़ा सेंटर है। तो बेसिकली 3 तंजीमों को ही टारगेट किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन होम ग्रोन यानी कश्मीर बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट रहा है, जिसका सैयद सलाउद्दीन गांव सोएबुग ज़िला बडगांव और कश्मीर का रहने वाला है। 1988 इलेक्शन में खड़ा भी हुआ था। 1989 में एक्सफिल्ट्रेट करके चला गया पाकिस्तान और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सुप्रीम कमांडर है आज की तारीख। अच्छा। तो वो कश्मीर बेस्ड टेररिस्ट है। तो वो कोटली वाला पार्ट जो है ये इसका मुख्यालय था। तो हिजब के 2 ठिकाने नष्ट किए गए हैं, 9 में से 2 उनके नष्ट किए गए हैं। जो बचे 7 हैं, 7 में 3 लश्कर का था, 4 जैश का था। तो ये तीनों तंजीमों को हम लोगों ने घेरा है, क्योंकि भारतीय ज़मीन पे खून की नदियां बहाने और 35 साल से टेरर एक्टिविटीज़ करने का यही 3 ऑर्गेनाइजेशन रहा है। बाकी तो ये 2 तो मेन यही हैं, लश्कर और जैश। तो इस रिस्पांस में हमने बड़ा प्रेसिजन और बड़ा एक्यूरेट, बड़ा सधा हुआ और बड़ा ही सेल्फ कंट्रोल्ड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट किया और उसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। और बाकी जगह जो नतीजे रहे वो तो थे ही, जो सबसे बढ़िया नतीजा रहा वो पाकिस्तान का जो पंजाब पार्ट है उसमें मुरीद के और आपका बहावलपुर, इन 2 को में टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करने से इसकी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और सबसे अधिक कैजुअलिटी इनकी यहीं पर हुई है, इन्हीं 2 जगहों पर हुई है, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बाकी पीओके के अंदर जो पार्ट थे वहाँ एक्सपेक्टेशन इनका था, क्योंकि अभी तक आप देखिए पोस्ट उड़ी और पोस्ट पुलवामा हमने 2 बार एक्शन किया। दोनों बार जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक बार हमने फिजिकल किया और एक बार बाई एयर किया। तो उन दोनों स्ट्राइक्स में हमारे टेरर कैंप को टारगेट करने का जो दायरा था वो पीओके के बाहर नहीं गया था। मतलब कहीं ना कहीं पीओके के अंदर ही हमने ये किया, क्योंकि इसमें भी हम लोग सोचते रहते थे कि जाएं न जाएं, कहीं बड़ा एक्सकेलेट न कर जाए, बड़ा मसला गड़बड़ हो जाएगा, पीओके हमने क्रॉस कर लिया तो कहीं बॉर्डर न खड़ा हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे ये न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है। इस बार भारत ने बोला हम बहावलपुर में मारेंगे जहाँ से तुम हेडक्वार्टर चला रहे हो, और मुरीद के भी मारेंगे। इन 2 जगह ये अनअवेयर थे। जैसे मैं
मालूम है मुझे तुम यहाँ नहीं आओगे, तो मैं वहाँ थोड़ा कम तैयार रहूंगा। तो वहाँ जो हिट किया है, और ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर अंदर है बहावलपुर बॉर्डर से, और मुरीद के तो थोड़ा साउथ है, लाहौर के साथ ही है, पास में। तो मुरीद के हिट करने का मतलब हम लाहौर हिट कर सकते हैं। तो ये करके एक बहुत बड़ा डिटरेंट इंडिया ने अपना माइंड क्लियर किया है कि जीरो टेरर पॉलिसी के प्रति अब हम क्या सोच रहे हैं, आज क्या सोच रहे हैं। मई 2025 में हम ये सोच रहे हैं। भारत ने पहले तो ये बताया है कि ये जो तुम्हारे दो बैलों की जोड़ी, जो तुम्हारे बहुत बड़े 2 हेडक्वार्टर थे, और तुम्हारे हफीज सईद और मौलाना मसूद अजहर, जिनको आपने सरवरा डिक्लेयर किया हुआ है और उनके ऊपर आपने ताज पहनाया हुआ है, और उनको छुपा के बड़े अच्छे से लेयर्ड सिक्योरिटी में आपने रखा हुआ है। इसीलिए इसमें देखिए मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 10 लोग मारे गए जी। इतने लोगों की किलिंग्स हुई हैं, इंक्लूडिंग उसकी खुद की बहन और बहनोई। वो नहीं था वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने उसको दूर रखा होगा, उसको वहाँ से हटा के किसी और हाइड आउट में रखा होगा। तो ये बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। इस एक्शन के बाद पाकिस्तान का फेस सेविंग रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड था। अच्छा, पाकिस्तान कहीं भी आपकी कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकता, न्यूमेरिकली नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की डेप्थ उतनी नहीं है जो हमारी डेप्थ है। पाकिस्तान में वो सरकार नहीं है जो हमारे पास सरकार है। पाकिस्तान में वो सेना नहीं है जो हमारे पास वो सेना है। पाकिस्तान में जो आपका एंटी डिफेंस मैकेनिज्म वो नहीं जो हमारे पास है। और आज की तारीख में तो बिना सरहद से एक कदम बाहर निकाले आप राइट इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी उनके मोस्ट वैल्यूएबल असेट और टारगेट को बैठे बैठे आप हिट कर सकते हैं लैपटॉप की तरह से। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है। ये पाकिस्तान सोचता था ये तो वायलेट करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आएंगे। हुआ तो कुछ भी नहीं, जो कुछ हुआ बैठे बैठे हुआ। और यही भारत करना चाहता था। भारत ने अपना माइंड क्लियर कर दिया था कि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत, और हम फर्स्ट अटैक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फर्स्ट अटैक कंट्री नहीं है, हमारा मोटो नहीं है। और कई बार हम लोग इस मोटो के चक्कर में बहुत बार नुकसान भी सहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बार बार हम लोग लीडरशिप कोड भी करती है, अच्छी बात है, लेकिन अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यही बोलते रहते हैं हम। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये बात तो छोटे लोग करते हैं। हम वो भारतीय हैं जिनके लिए पूरी दुनिया कुटुंब के बराबर है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। बिल्कुल। तो कई बार हम लोग उदार चरित्र के चलते, पाकिस्तान इस उदार चरित्र का ही फायदा उठाया है 1947 से। आज यहाँ तक देखिए सिचुएशन आ गई कि मतलब हमको अपनी ही टेरिटरी में हमारे 26 लोगों को मार दिया, टूरिस्ट को आप और तसल्ली से मार रहे हो। हाँ, ये भी पुलवामा अटैक। और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर था कि भाई मृत्यु और शहादत तो किसी के लिए की भी हो दुखदाई है, अपने जवानों की हो भी हो वो भी हमारे लिए उतनी ही दुखदाई है, लेकिन वो आर्म्ड लोग होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, ट्रेंड होते हैं, उनको आपने बैठे बैठे ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इनकी तुलना करिए ना, सिलेक्शन ऑफ टारगेट कितना पुअर था पाकिस्तान का। बिल्कुल। आप उस टूरिस्ट लेडी, बच्चा कोई हनीमून पे गया है, कुछ 7 दिन पहले शादी हुई है और मेरी मेकिंग कर रहे हैं, लोग खुश हैं, कोई गुब्बारे खेल रहा है, आप जाके वहाँ और उनको सेग्रीगेट करके, बातचीत करके, अलग करके, वो भी खोपड़ी और अपर ट्रंक में गोली मार रहे हो, जस्ट टू इंश्योर कि जिंदा न रहे आदमी। वो ब्लीड कर रहा है, तड़प के मर रहा है, और आप आराम से कहते हुए जा रहे हो कि हमने ऐसा कर दिया, बता देना, और तुम जाके बता देना। मतलब ये क्या चैलेंज नहीं है? इस पे क्या खून नहीं खोलना चाहिए? अभी तमाम सोशल मीडिया पे लोगों को देख रहा हूं मैं, भाई युद्ध से क्या होता है, इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, 5 साल पीछे चली जाएगी, रेस्ट्रेन बरतना चाहिए। आई मीन इतने बेशर्म लोगों का क्लास है अपने देश के अंदर ही। मतलब कौन नहीं चाहता कि शांति हो? महात्मा गांधी ने कहा है आई बिलीव इन नॉन वायलेंस, लेकिन जिस दिन मुझे कायरता और वायलेंस के बीच कोई चीज चुननी हो, मैं वायलेंस पसंद करूंगा। बिल्कुल, ये उनका है। आई डोंट अप्रिशिएट दी पीस लाइज इन दी स्टोन। पत्थर के अंदर जो शांति है मुझे पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब कि आज की तारीख में भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई 26/11 इसी लश्कर तोयबा ने, जिसने पहलगांव किया है, इसी ने 26/11 बंबई में किया था।
172 लोग मारे गए थे। हाँ। इंजर्ड की तो मुझे लिस्ट याद भी नहीं है। आप क्या नहीं सोचते कि वो 26/11 कितना सही टाइम था रिटेलिएट करने के लिए? बिल्कुल था। जो मुरीद के और बहावलपुर में आपने आज किया है, ये आपको 2009 में करना चाहिए था। तो शायद ये पहलगाम आपको नहीं किए हुए होता। 16 बरस हो जाना चाहिए था भाई। हाँ। आपको किए हुए 16 बरस हो जाना चाहिए था। IC 814 की तो हम बहुत चर्चा करते हैं कि उसमें हमने 3 टेररिस्ट छोड़ दिए, हमने उसमें 49 मिनट तक अमृतसर में एक्शन नहीं किया, हमने कमांडो रेड नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। होगी, लैप्सेज होते हैं, मैं उसके मेरिट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 26/11 में क्या किया आपने? हाँ, सर यही मैं ये सवाल करना चाह रहा था आपसे। एक 26/11 हुआ, एक 22 अप्रैल को घटना हुई। एक 26/11 में 172 लोग मारे गए, 22 अप्रैल में 26 लोग मारे गए। हम अंदर मुरीद के तक इवन 8 और 9 के दरमियान रात में लाहौर और कराची में भी हमले की बात आई। कैसे हम 172 लोगों की जान जाने के बाद भी हमारा खून नहीं खौला और हम जाके अंदर मार नहीं पाए? क्या सिस्टम रहा होगा सर? देखिए क्या है कि ये बहुत बड़ा, इससे सेनाओं के और सुरक्षा बल के कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है जी। अगर कोई अर्थ निकाला है कि 26/11 2009 में सेनाएं इससे कम कैपेबल थी या कम इच्छा शक्ति थी, ऐसा नहीं है। और 2025 में वो बढ़ गई, ऐसा नहीं है जी। ये वो सेना है, वो सुरक्षा पंक्ति है, 47 का वार लड़ी है। पैदाइश होने के बाद बच्चा भी आवाज़ निकालने में 6 महीना लेता है। अगस्त 1947 के बाद हमारी सेना उसी साल के विंटर में लड़ाई लड़ी है जी। 65 में लड़ी है, 62 में लड़ी है, 71 में लड़ी है, 99 में लड़ी है। तो कहने का मतलब है ये सेना की कैपेसिटी या हमारे रिस्पांस की क्षमता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसे डिसीजन, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ऐसे डिसीजन सरकार के होते हैं, लीडरशिप के डिसीजन होते हैं। तो लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उस परिस्थितियों में, सेना अपने ओर से जाके नहीं कर सकती है। खुद से फैसला सेना का काम है, सुरक्षा बलों का काम है जो दी हुई जिम्मेदारी सरहद के अंदर है वो करना और हार्ट वार सिचुएशन में देश की रक्षा करना। लास्ट में ठप्पा वो लगाता है जिसके लीडरशिप में 141 करोड़ विश्वास व्यक्त कर चुके हैं, वो ठप्पा लगाता है क्योंकि उसको मैंडेट है। हम 141 करोड़ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते अकेले अकेले। ये डिसीजन सरकार का सरबरा लेता है, जो उसका नेता है, जो उसका चीफ है, मुखिया है। और उस मुखिया ने 12 घंटे के अंदर ही बोल दिया था कि दुनिया के किसी भी होंगे जो तुम्हारी जमीन बची भी है, मतलब ये बोला कि जमीन तो थोड़ी ही बची है, जो बची है हम वहां भी खोज के मारेंगे। और उन्होंने, ये लीडरशिप का डिसीजन है। आज वो लीडरशिप है जिसने इसको हेड ऑन रिटेलिएट करने का निर्णय लिया और रिजल्ट आपके सामने है। इस समय हमारे पास ये भी चॉइस था, हम चुप रहते, हम ना करते रिटेलिएशन, बात करते रहते, भाषण देते रहते, कुछ पब्लिक को समझाने के लिए कह देते। ऐसा नहीं किया इस लीडरशिप ने, क्योंकि ये लीडरशिप क्या जवाब देगी, पब्लिक को क्या बोलेगी? पब्लिक का सेंटिमेंट देखिए आप। हम आप लोग दिल्ली NCR में हैं, गांव में जहां बेसिकली पॉपुलेशन बसती है, छोटी टाउनशिप है, 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ लोग क्या इस घटना को लेकर, क्योंकि इसमें जितने विक्टिम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विक्टिम हैं। हाँ बिल्कुल है। मतलब बड़ा अजीब सा है। देश की बात है, देश की बात है। जो 26 बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए हैं उसमें लगभग हर प्रांत और हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लीडरशिप ने ऐसा निर्णय लिया और रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। तो और यही क्या उस दौर के लीडरशिप में कोई कमी थी या यह स्व उत्तरित है। कमी यही है कि आप एक पर्टिकुलर चुनौती आपके सामने आती है, खतरा आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, आपके सामने आकर के दुश्मन ओपनली आपको चुनौती दे रहा है, आपकी कैजुअलिटी कर रहा है, लगातार कर रहा था सर। देश के आर्थिक केंद्र, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के अंदर अरेबियन सी से चल के आता है, पाकिस्तान नेवल शिप से लश्कर तोयबा के टेररिस्ट भेजे जाते हैं और वो अल हुसैनी शिप पे डाले जाते हैं, वहाँ से वो कुबेर नाम की शिप पे पहुँचते हैं और उसका गर्दन काटते हैं मछुआरे का, और उसके बाद वो डेंगी नाव में
खुद को बिठा के और गेटवे ऑफ इंडिया में आकर के शाम के 6 बजे मुंबई में अटैक करते हैं और जो जहां मिलता है उसको मारते हैं। बॉम्बे वीटी रेलवे स्टेशन तक मारते हैं, चौपाटी में भी किलिंग करते हैं, लियोपोल्ड कैफे में करते हैं, ताज होटल में करते हैं। जिस होटल में 50-50, 60-60 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए के लोग कमरे बुक करते हैं, वहां खून बहे हैं। इसी लश्कर तोयबा ने किया है। 172 लोग एक झटके में मारे जाएं, मैटर ये कहाँ होता है दुनिया में? बिल्कुल मैटर करता हम चुप रहे, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप बताइए, किया हमने रिस्पॉन्ड? तो क्या इसी कायरता का पाकिस्तान फायदा उठाता रहा है? बिल्कुल उठाता रहा है। पाकिस्तान हमारे पेशेंस को टेस्ट करता रहा है और पाकिस्तान हमेशा खुद को इससे डिसोसिएट करता रहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टेररिस्ट लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय आपके देश के अंदर है, ओपनली है। वहाँ पर मरकज़ का मदरसा चल रहा है, रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग चल रही है। पूरे दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर्ड के अंदर बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ बैठे हैं। अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद आपके यहाँ मिलता है। और आप उसी अमेरिका की एलाई हो। आप अफगानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हो। अलकायदा की ट्रेनिंग आप देते हो, अलकायदा को आप वेपनाइज करते हो, अपने मुजाहिद को साथ करके चिप इन करके अफगानिस्तान के अंदर लड़ते हो और बाद में उसी ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में आप 10 साल तक छुपा के रखते हो आप। और कहते हो हमारे यहाँ नहीं है, और बाद में कहते हो कि साहब हमारे यहाँ हमारा कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं। परसों नमाज जनाजा देख लीजिए आप मुरीद के में, नमाज जनाजा की वीडियो देख लीजिए। इस नमाज जनाजा की वीडियो की अमेरिका में खूब चर्चा है। यूनिफॉर्म में मिलिट्री, यूनिफॉर्म में पाकिस्तान मिलिट्री, प्रधानमंत्री सब गए और लश्कर तोयबा का जो डिप्टी चीफ है वो अगली लाइन में नमाज जनाजा पढ़ रहा है, वो उस प्रेयर कर रहा है। और क्या सफेद कलर का व्हाइट रैप्ड शामियाने लगे हैं, डेड बॉडी सजा के रखी हुई है, फ्लैग में लपेट करके पता नहीं वो मातम मना रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। और फ्लैग पे लपेट करके उनको सलामी दी जा रही है। शहीद हुआ है। किस देश में ऐसा होता है साहब? आतंकियों को शहीद किसी कोई देश, किसी कोई कंट्री है वर्ल्ड में जो ऐसा करता है? नहीं। इसलिए कि आतंकवाद ही इनकी फिलॉसफी है। 1947 में भी ये उसी फिलॉसफी पर अलग हुए थे। 1940 में वो फिलॉसफी का बीज ऑलरेडी जिन्ना के दिमाग में था। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अलग हुआ और मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस हमले के ठीक पहले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात कहा है। उसने जो बात कही 1940 वाली बात की, वही बात जो जिन्ना कहते 85 साल बाद वो वही बात दोहरा रहा है जो पहले दोहराई गई थी। जिस देश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा बयान दे और जिस देश के अंदर सरकार डिफंक्ट हो और जिस देश के अंदर मोस्ट पॉपुलर लीडर, हालांकि हमारे लिए वो भी उतना ही बदमाश है, जेल में हो, अब आप उस देश से बातचीत कैसे करेंगे भाई? तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं सरकार डिफंक्ट है और वहाँ पर लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है, जो आर्मी चाहती वही होता है, तो अब पाकिस्तान किस मुंह से दावा कर रहा, भारत को धमका रहा है कि हम जवाब देंगे? क्या जवाब दे सकता है पाकिस्तान? देखिए, ये तो 93,000 जब इनके सैनिक हमने 1971 में सरेंडर कराए थे, उस युद्ध को भी ये अपनी आर्मी को अपना विजय युद्ध पेश करते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड देश कौन हो सकता है? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हिस्ट्री में वर्ल्ड में एक बार ही सरेंडर किए हैं और इनके जनरल का सरेंडर करने की फोटो है और इनके जनरल की जो पिस्टल है वो म्यूजियम में रखी हुई है अभी आज की तारीख में, नियाजी की। हाँ। और वो तो शिमला एग्रीमेंट था कि इनको 93,000 को वापस करा दे। इन 93,000 से तो राजस्थान के बंजर जमीन ठीक करवानी चाहिए थी, गन्ने की पिराई करानी चाहिए थी। हाँ, सही। क्योंकि मुझे लगता है कि हाजी पीर वापस लेने का इससे बढ़िया नेगोशिएशन का और कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन जैसा कि भारत की नीति रही है कि ठीक है, पड़ोसी देश है यार, कब तक इससे लड़ते कुटते रहेंगे। 3200 किलोमीटर बॉर्डर है इसके साथ, 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप दुनिया में किसी को बदल लीजिए, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही पड़ोसी के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो खैर 71 में हमने ये कैरेक्टर दिखाया, तो ये झूठ नैरेटिव फैलाते हैं। 65 का भी पोजीशन ले लीजिए आप। 65 में हम लोगों ने ताशकंद में हाजी पीर वापस दे दिया। आज हाजी पीर हमारे पास होता, तो पुंछ का एरिया है। मैं आपसे बता रहा हूँ, इनके 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो गर्दन नहीं उठा सकता था। अच्छा, आज के तारीख में आपको हाजी पीर क्रॉस करके अगर पुंछ एरिया में अटैक करना हो, कालम मूव कराना हो, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में उस एरिया में। अच्छा। हाजी पीर हमने वापस दे दिया। हाजी पीर तो जीता हुआ था हमारा। हाँ, जीत लिया। वो क्या सर ऊंचाई में ज़्यादा है?
वो एक पास है, दर्रा है। दर्रा उसे ही कहते हैं जो बड़े माउंटेन के बीच से कोई रास्ता निकलता है। वो पूरा दर्रा जीत के पहाड़ी के आगे सर भारत चला गया था। हाजीपीर पास इज ए वेरी फेमस पास विच कनेक्ट्स सुरनकोट, राजौरी, पुंछ टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान एरिया, पीओके एरिया। तो आप झांक रहे होते जैसे आप अपने फर्स्ट फ्लोर से किसी के आंगन में झांक रहे होते हैं ना, ये कंडीशन हमारी होती है। इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती थी, बिल्कुल नहीं होती, और होता तो इनकी नजर दबी रहती है। तो 71 में, 65 में हमने उसे दे दिया, 71 में हमने 93,000 सैनिक वापस दे दिए, 99 में इन्होंने क्या किया, 99 में आपको पता है, और आज ये क्या किए हैं 22 अप्रैल को इन्होंने क्या किया। तो ये कंट्री सॉफ्ट एक्सचेंजेस ऑफ डायलॉग से ठीक होने वाला नहीं है। ये बहुत लंबा टेस्ट हो गया, इतना लंबा किसी को टेस्ट करना नहीं चाहिए किसी मुल्क को। और भारत ये कैपेबिलिटी लेके किस दिन के लिए रखा हुआ है? हाँ, किस लिए हम हथियार खरीदते हैं, किस लिए? हमारे मेन एडवर्सरी पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर अमन चैन से रहे, इंटरनेशनल कन्वेंशन को मारे, जेनेवा कन्वेंशन का वो आदर करे, जितने इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट हैं, उसका स्वागत करे, यूनाइटेड नेशन के नियमों को माने, एक सही पड़ोसी का वो दायित्व तो निभाए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं। लेकिन उसने जो भी किया है इसका उल्टा किया है। तो हम, मेरी समझ से दिस वाज एनफ, एनफ इज एनफ। भारत का रिस्पांस बहुत ही काबिल तारीफ रहा है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या हो सकता है इसमें, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कहाँ जाएगा? ये बड़ा एक मेजर्ड रिस्पांस, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन चल रही है। अच्छा, उनके पहलगांव के कुकृत्य के रिस्पांस में भारत ने जितने डेजिग्नेटेड टेरर साइट्स थे पाकिस्तान के अंदर 9, उनको चुन चुन के टारगेट किया, मारा। बात बहुत गहराई तक चली गई। मुरीद के और बहावलपुर के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया। उसको लगने लगा कि अबे मुरीद के और बहावलपुर उन्होंने हिट कर दिया तो बचा क्या है। भाई कराची इस्लामाबाद बचा है बस। अब कराची ऑलरेडी आपके जबड़े के अंदर है। कराची भारत के जबड़े के अंदर है। 1971 में भी इनको याद है क्या हुआ था कराची में, 65 में भी याद है। एंड वी आर वेरी स्ट्रांग मैरीन टाइम, नेवी वाइज हम बहुत स्ट्रांग है, रवियंसी में बहुत अच्छी पोजीशन में है। अच्छा, और आज भी बहुत चीज आपको सामने नहीं आ रही है। कराची में ये भी ऑक्सीजन एक नाक के छेद से ही ले रहे हैं, एक नाक इनका बंद है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, और टर्की से आने वाले क्रूड ऑयल की शिप सब पीछे खड़ी हुई है। कैसे बिल्कुल रोका हुआ है, कैसे जाने देंगे आप? हमारा उस देश से युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारी गोलीबारी चल रही है, आप उस देश को फ्यूल सप्लाई करेंगे, हम बैठ के देखते रहेंगे? हमारा मैरीटाइम जुरिडिक्शन नहीं है। वी विल एक्सरसाइज आवर सेल्फ डिफेंस राइट अप टू द इनसाइड दैट नॉटिकल माइल इनसाइड द अरेबियन सी, दैट इज आवर राइट। तुम तुर्की से आओगे तब देखा जाएगा। भूकंप आया, एनडीआरएफ की पूरी बटालियन गई, मदद किया, कितना मदद किया। दिस वाज प्राइम मिनिस्टर्स कॉल। पूरी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज की पूरी यूनिट गई थी। दे वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आपके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, सिर्फ इस्लाम का झंडा लेकर के लंबरदार बने हुए हो। बट एक चीज इस बार बहुत अच्छी है। क्या? मिडिल ईस्ट न्यूट्रल है। हाँ, शांत है बिल्कुल। इंडोनेशिया मलेशिया न्यूट्रल है। मलेशिया को तो मोदी ने तभी समझा दिया, मतलब न्यूट्रल है। मतलब आके तो इंडोनेशिया मलेशिया में लीडरशिप आके बोल गई भाई हमारे डीएनए सेम है। हमने टेस्ट करा है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे ज्यादा नजदीक 1947 तक तो एक ही थे ये। इनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। अब रहा यूरोपियन कंट्री, फ्रांस के एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। यूके भी एक मीडिएशन का काम कर सकता है। जर्मनी को कोई लेना देना नहीं है। बचता कौन है उसके आगे? अब आ जाएगा रशिया का दिया हुआ सुदर्शन ही तो इनको मारा है। रशिया का दिया हुआ सुदर्शन ही तो इनको सॉर्ट आउट कर रहा है। तो वो तो आंसर क्लियर है। वो शुरू से आपके साथ है, आज भी इनके साथ है। वो इनकी मदद करेगा। रशियन फोर्सेज को 10 साल अफगानिस्तान में लड़ी रशियन फोर्सेज, इनके मुजाहिद थे और यूएस की मजबूरी थी, इनको साथ लिया। इनके फ्री के मुजाहिद, आर्म्स अम्युनिशन अमेरिका का, सऊदी अरबिया का पैसा। तो ये तीनों मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर हुआ। तो रशिया क्यों इनकी तरफ देखेगा? रशिया तो इनको तभी सॉर्ट आउट कर दिया होता जब वो अफगानिस्तान में बैठा था। भारत को उस समय ऑफर भी था कि हम तो राइट अप टू द टेरिटरी बैठे हैं। अच्छा, और इनको क्या पता है हमारे एसेट उज्बेकिस्तान और कहाँ है, ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इज मच क्लोजर फ्रॉम दोज प्लेसेस। अब एक ही आदमी है जिसके लिए कोई उत्तर नहीं है, मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ आपको। चाइना समय बताएगा। मैं अगला यही पूछने वाला था कि चाइना समय बताएगा। तो चाइना का तो
चाइना का तो वो अपना JF-17 उनका आपने देखा, मारा गया, गिर गया। JF-17 आप देख ही रहे हैं। हाँ, और दूसरा चाइना फंसा हुआ है ना, पैसा लगा नहीं, करके। एक और है, चाइना भी ऐसे क्यों बेवकूफ़ी करेगा? हाँ, चाइना का भी लाइन ऑफ एक्चुअल, चाइना भी भारत का नेबर है। चाइना से भारत ने लास्ट 1.5 ईयर में अपने रिलेशनशिप बहुत सुलझाई हुई हैं। अच्छा। और चाइना और भारत ऑलरेडी अपने तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज को सुलझाने के लिए टेबल पर बैठे हुए हैं। चाइना को थोड़ी सी भी समझ होगी, जो कि टोटल इस समय इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, उसकी इकोनॉमी बहुत इंप्रूव कर रही है, उसका एक्सपोर्ट बहुत हाई है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के लिए चाइना अपना हाथ क्यों जलाएगा भाई? किस लिए जलाएगा? एक भिखारी देश जो 1 रुपया नहीं दे सकता, उसके लिए क्यों जलाएगा? उसके लिए कौन आदमी आएगा? ज्यादा से ज्यादा वो साइलेंट रहेगा। हाँ। या बहुत ज्यादा है तो उनकी लिप सर्विस करेगा। नहीं तो मौन सहमति होती है ऐसी तो ये चीजों देश में। लड़ेगा लड़ाई, जिसके पास क्या है, इकोनॉमी इनकी खत्म है। हाँ। बलूचिस्तान इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अच्छा, अभी बलूचिस्तान की बात आपने की, आज ही खबर मैंने पढ़ी कि इधर मौका देख करके बलोच आर्मी ने जो है उधर कई पोस्ट कब्जा ली, पाकिस्तान की आर्मी वाले भाग गए। बिल्कुल सही खबर है। बलूचिस्तान तो ये कह रहा है कि साहब हम परंपरागत तौर से भारत के हैं, हाँ। भारत के हिस्से रहे हैं। हाँ। वही एक टेरिटरी रही जो ब्रिटिश रूल के अंडर भी नहीं रही है। अच्छा। उन्होंने कहा भाई 1947 में हम तो चाह ही नहीं रहे थे देश। हाँ। खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, कौन नहीं जानता नाम? हाँ। सबको पता है। हम तो अलग होना ही नहीं चाहते थे और अलग हुए, इन्होंने बनाया। इन्होंने तो बाद में बलूचिस्तान को लड़के लिया है ना, कब्जाया है, जबरदस्ती कब्जाया। बलूचिस्तान वाज नेवर देयर पार्ट। उसे भी चुराया है, उसे भी चुराया है। चुराया है उसे, ये चोर है। तो जब ये आपने ये काम किया, बलूचिस्तान तो कह रहा है कि साहब आओ, स्वागत है, इस्तकबाल है, वी आर रेडी हियर, इंडिया में मर्ज करने के लिए। हाँ क्या हम तो रेडी हैं। और भारत तो छोटे से छोटे पड़ोसी को ही रिस्पेक्ट करता है। मालदीव से ज्यादा इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? मालदीव से लास्ट 2 इयर्स के अंदर भारत ने अपने बदली हुई रिजीम के साथ कितना अच्छा संबंध स्थापित किया है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। सर, जब यहाँ पे आप जब बता रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, तो क्या हमारे पास मौका नहीं है कि हम अपना POK एज ए हिंदुस्तानी आपसे पूछ रहे हैं, आप भी देश सेवा किए, कई गोलियां आपने बुलेट्स खाई हैं, कई आतंकवादियों को आपने देखा है, मारा है, ठोका है, आपको नहीं लगता कि ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम POK ले लें, जैसे एक बार मौका आया था 26 से 11 में? देखिए ऐसा है कि POK पे तो सरकार अपनी पोजीशन ऑलरेडी साफ कर चुकी है और अविभाजित जम्मू एंड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अविभाजित, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड मीन्स कि जम्मू कश्मीर का वो पार्ट भी जो इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK, वो हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो भारत सरकार का तो स्टैंड बड़ा क्लियर है। और ये है क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू महाराजा हरि सिंह ने भारत को जो 1947 में पाकिस्तान कबायली और रेगुलर आर्मी के अटैक के टाइम में अपनी रक्षा के लिए भारत को जो अधिकार दिया, वो पूर्ण जम्मू एंड कश्मीर का अधिकार था, वो पार्ट या पार्शियल नहीं था। तो टेक्निकली तो पूरा JNK भारत का पार्ट है। ये अलग बात है कि इन्होंने चोरों की तरह से अटैक करके उसका एक पार्ट जो अपने में ले लिया, जहाँ पे जाके सीज फायर हुआ, तब जाके वो POK बना। तो इसमें इवन भारत का परिसीमन, JNK की विधानसभा, यूनियन टेरिटरी का जो हमारा अभी 2 यूनियन टेरिटरी बनी 2 साल पहले, जिसमें कि राज्य का दर्जा हटा करके UT में डाला गया। ये सारी बातें तो पूरे JNK को समाहित करके ही होती हैं। सीटें हैं बाकायदा। हाँ, हमारे विधानसभा में विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने दिया। ये बयान सिंपल बयान नहीं है, ये बयान है लीडरशिप का थॉट प्रोसेस। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इन भारत के दिल में बसा हुआ है कि भैया POK हमारा है। अब सवाल है कि हम क्यों नहीं ले रहे हैं। एक 9 टेरर कैंप्स पे अटैक करने के लिए भारत ने 14 दिन लिया है। ठीक है, 14 दिन की तैयारी की है। और अभी रिटायर अमेरिकन सेनेटर का सवेरे बयान आया है कि मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि वाई प्राइम मिनिस्टर एंड लीडरशिप एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग सो मच टाइम, ये इतना रिएक्शन में वक्त क्यों लगा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जिस कायदे से, जिस प्रेसिजन, जिस सुंदरता, जिस कोऑर्डिनेशन और जिस क्लीनिनेस के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेरर साइट्स पे अटैक किया है और इफेक्टिव अटैक किया है, जो दिख रहा है। नमाजे जनाजा हम नहीं जाके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। डेबरी गार्बेज दिख रहा है, उनका ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त पड़ा है, वो दिख रहा है। तो बोले कि अब मैं कह सकता हूं कि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, वेरी मैच्योर लीडरशिप, डिप्लोमेसी इज एट पार। तो ये वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इस चीज में वक्त लगा। अब POK अगर मुझसे पूछेंगे मिलिटरली, तो जैसा कि आपको पता है POK का जो पार्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, डिफिकल्ट माउंटेनस एरिया है।
पीओके आपको कन्वेंशनल वार के थ्रू ही आप ले सकते हैं। अच्छा। अभी जो एक्सकलेट हुआ है इन 4 दिनों में, अभी एक कन्वेंशनल ओपन वार की स्टेज पर नहीं आया। ये लेयर्ड रिस्पॉन्स है जी कि आपने प्याज का एक छिलका उतारा, उसकी नरमी देखी, गर्मी देखी, दूसरा छिलका उतारा, करते करते आप उसके कोर तक जाते हैं, और ये सारे लेयर्ड रिस्पॉन्स का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। अच्छा। तो पाकिस्तान का पीओके पार्ट आपको कन्वेंशनल वार के थ्रू ही आप ले सकते हैं। उसके लिए फिजिकली और माउंटेन की लड़ाई बहुत ही डिफिकल्ट लड़ाई मानी जाती है। माउंटेन इज वेरी गुड फॉर डिफेंस, माउंटेन इज वेरी वेरी अनफेवरेबल फॉर अटैक। अच्छा। अटैक के लिए बड़ा अनफेवरेबल माना जाता है। वैसे भी देखिए, कोई ऊंचाई पे अगर बैठा है पहाड़ों में, बिल्कुल तो अटैकर के लिए वो एक प्रॉब्लम पोज करता है, और करगिल में आप ये देख चुके हैं। बिल्कुल। तो उसमें न्यूमेरिकली 1:5 का रेशियो मानते हैं। अगर कोई पहाड़ की चोटी पर 15 आदमी बैठे हैं, 75 आपके होने चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए। 1:5 का रेशियो है, कैजुअलिटी रेट ज़्यादा होता है। खैर, ये तो मैंने एक मिलिटरली एक टैक्टिक्स की बात आपको बताई। अब बात आते हैं स्ट्रेटजी की बात। पीओके के लिए क्या पता इंडिया ने अपना एक स्ट्रेटजी बना रखा हो, जो कि आम पब्लिक में वो नहीं बोलेगा भारत, उसका एक सही समय का इंतजार करेगा। और मैं यही पूछना चाहता, उसका मैट्रिक्स ऑलरेडी बना हुआ होगा। और पीओके के लोग तो पिछले 15 दिन से वीडियो और टीवी पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जनाब आओ, इस्तकबाल है आपका, हम कहवा चाय बनाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रखा है। कश्मीर का जो पार्ट उन्होंने हथियाया, उसी के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। आपके तारीख में आप काउंटर मेजर लेते हो, आप पीओके के अंदर आप गोले दागते हैं, आप पीओके के अंदर ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त करते हैं, लेकिन वहाँ की जो आम पॉपुलेशन है उसी जेएनके वाली है, पहले वाली, जो कि उस पार्ट में चले गए हैं। तो जो थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज होता है तो कश्मीरियों का ही होता है। तो कहने का मतलब कि पीओके तो टोटली एक एडवर्स पोजिशन हमारे लिए है। तो पूरा पीओके तो तैयार बैठा हुआ है, पीओके इनके साथ खुश थोड़ी है, वो तो एक मजबूरी में इन्होंने अपने अंदर हड़प के किया हुआ है। तो पूरी पाकिस्तान आर्मी ISI वहाँ एक्टिव है, वही ट्रेनिंग कैंप्स चला रही है, वही सारे जितने क्रॉसिंग रूट है, वो लॉन्चिंग पैड है, वही हैंडल कर रही है। फौज को गो अहेड मिल गया तो पॉसिबल 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। पिछले 71 की लड़ाई में इच्छा गोल कैनाल तो क्रॉस कर चुकी थी लाहौर में, अपनी फोर्स वहाँ से वापस हुई है। लाहौर सियालवाल कोट से सब वापस आए हैं। तो ये तो सब कर चुकी है। उसके बाद बचता कितना है पाकिस्तान? अगर आप भूगोल में देखिए तो मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का उसका एक नक्शा बनता है, एक पट्टी सी बनती है। पट्टी है। तो मतलब भारत का तो ये है कि भारत का उत्तर प्रदेश भी पाकिस्तान से ज़्यादा चौड़ा है। ये तो 3200 किलोमीटर बाई 3000 किलोमीटर का देश है। मतलब पाकिस्तान, उसमें उनके 4 खंड हो रखे हैं, स्क्रू नट बोल्ट पे कसे हुए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर आपका जो बलोच है वो अलग से कसा हुआ है। सिंध नीचे ऑलरेडी अपनी झटके इनको दे रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा जो ऊपर का पार्ट है, पंजाब को लेकर के दिल सहलाते रहते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है क्या कि नक्शे से ही खत्म होगा? देखिए, अगर पाकिस्तान अगर यही रहा तो, अगर पाकिस्तान इसको एक्सकलेट करेगा जी, रिकन्सिलरी मोड में नहीं जाएगा जी, और वो अगर कहीं दुनिया में सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम पूरे धरती पे एक ही इस्लामिक देश है जिसकी इतनी बड़ी मिलिट्री है और एक ही न्यूक्लियर पावर है इस्लामिक की, तो वो उस झूठे ख्याल में रह के और अपनी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना आर्म ट्विस्ट करने के लिहाज से अगर गलतफहमी में आगे बढ़ेगा तो ये तो आपको तय है, भारत पैर पीछे खींचने वाला नहीं है। अबे पैर आगे बढ़ गए हैं। भारत अगर पैर पीछे नहीं खींचेगा तो क्या होगा? होगा वही जो नक्शे की बात आप कह रहे हैं, जी वही होगा, मिट जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस लेवल तक जा सकते हैं कि पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर बम यूज कर दें? देखिए, एक चीज़ तो सही है कि उन पे न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी बात ये भी सही कंफर्म है, 100% कंफर्म है। उन्हीं पर नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी कुछ और कंट्रीज को भी दी है, नॉर्थ कोरिया बेचे भी हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर पूरी ड्राइंग खुद ही अपने कोर्ट में रख के दे के आया दूसरे देश को। पीएम, मतलब जिस देश का पीएम इतना इररिस्पांसिबल काम कर रहा है, तो ये तो उनके बुक के अंदर है, उन्हीं के जनरल के लिखी बुक के अंदर ये सच्चाई है। अब बात आती है कि अब आप कह सकते हैं कि भाई इसकी पावर किसको है न्यूक्लियर बटन दबाने की? तो जो सावरन पावर तो उस देश के जो चीफ है, सरवरा है, उसके हाथ में होती ही है। बट आज के तारीख में पाकिस्तान में कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका चीफ कौन है क्योंकि यही एक देश है जिसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान डजंट हैव ए आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज़ ए कंट्री।
हाँ। मतलब यही एक देश है जिसके लिए कहावत है। हाँ। अब बात यह है कि जो न्यूक्लियर आर्मामेंट है इनके पास, न्यूक्लियर आर्मामेंट इनके आउट ऑफ सुपरविजन नहीं होंगे, जो मेरा मानना है। इनके न्यूक्लियर आर्मामेंट में पक्का किसी अदर देन पाकिस्तान सुपर पावर्स की नज़र होगी, उनके नज़र में होगा। मतलब कहते हैं ना कि सांप के फण के अंदर अगर मणि है ना, तो मणि कोई देख रहा है, अकेला वो ऐसा लीवे नहीं पाएगा कि उसका वो यूज करे, वो तो टाइम बताएगा। क्योंकि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए ही खतरा नहीं है, ये पूरे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, पूरे भूमंडल के लिए खतरा है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान और इंडिया का न्यूक अगर न्यूक करना चाहे तो ये तो बहुत भयंकर युद्ध हो जाए। तो इसमें पूरे वर्ल्ड इससे अफेक्टेड होगा, पूरी दुनिया अफेक्टेड होगी। और आज के तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी में वे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो इनके न्यूक्लियर पे जिनकी नज़र है और जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो इनकी गर्दन पकड़ लेंगे, वो ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर होता है, एक चांस ले लीजिए होता है, तो ये बताइए न्यूक्लियर बम छोड़ने का क्या तरीका है? न्यूक्लियर बम या तो मिसाइल के थ्रू छोड़ें आप, या जहाज के थ्रू छोड़ें। फाइटर गिराया, फाइटर पायलट गिराया या मिसाइल गिराया, तो क्या आप सोचते हैं हम गिराने देंगे? नहीं। कल ही मारा जो है हमारे आयरन डोम की, हमारे एयर डिफेंस कैपेसिटी का ये आलम है 400 किलोमीटर गुड़े 30 किलोमीटर के दायरे में वो एक इक्विपमेंट काम करता है। अच्छा। 12,000 किलोमीटर का एरिया कवर करता है वो। वाह। यानी आपने डिप्लॉय कर दिया, ऑटो मोड में होता है वो। हाँ, वो तो ऑटो, जो रशिया से लिया हुआ S-400, दैट इज इन ऑटो मोड। इसका 400 किलोमीटर हॉरिजेंटल रेंज है, ठीक है, और 30 किलोमीटर वर्टिकल रेंज है। तो सिंपल बात है कि ऐसी परिस्थिति अगर आई तो वी हैव गॉट अ डिटरेंस, वी हैव गॉट अ काउंटर मेजर्स, वी विल यूज दैट। मतलब ऐसा मारेंगे को मतलब पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर की धमकी देते रहो, न्यूक्लियर की धमकी देते रहो, कि कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा हो और डराता रहेगा हम आपको काट देंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू कीप स्पिलिंग ब्लड ऑन आवर सॉइल बाय किलिंग द इनोसेंट टूरिस्ट, और आप आतंकवाद यहाँ आकर के हर शहर हर गली में फैलाओ। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की इस चीज़ को इंडिया फर्दर टॉलरेट करेगा। मेरा अपना सोच है। आप जो कह रहे थे ना कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जो उस पर नज़र रखती हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका का कंटिजेंसी प्लान है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर यूज़ करना चाहे भारत के अगेंस्ट ये, या कोई टेररिस्ट के हाथ में आया ये, या और 2-3 चीज़ें हैं पॉइंट्स कि अगर ऐसा हो तो उनको कैप्चर कर लिया जाएगा। ये मैंने पढ़ा कहीं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी इसको कंटेन करने के फार्मूले और मेजर्स बने हुए हैं, और वो अपने समय पे काम करेंगे। सिंपल यही है कि जनरल ये बड़ा ही बेवकूफ़ जनरल है, जनरल इन द सेंस कि ही इज़ बेसिकली वेरी रेडिकल पर्सन। जनरल मुनीर आसिफ, हिज फादर वाज हिमसेल्फ ए जनरल, इस जनरल का ही बेटा है। 1995 में पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर एक विद्रोह हुआ था, उस कू का मेन मुलजिम था इसका फादर। अच्छा। और इसके फादर को सैक कर दिया गया था। इसका फादर 1995 में ही प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया गया था। मिलिट्री के अंदर एक कू कर रहा था, तो उसका बच्चा है ये, उसका बेटा है ये। और पाकिस्तान मिलिट्री में ये थोड़ा रेडिकल माइंड का माना जाता है। मतलब कहते हैं ना कि जिसको पूरे कुरान की आयतें याद हो, पूरे हदीस याद हो, जो पूरे रिसाइट कर सके चीज़ों को, पूरा रिसाइट करे ना, जो हाफिज़ बोलते हैं। हाफिज़ तो उसी को बोलते हैं ना कि बिना रेफर किए और पूरा जो रिलीजियस उसको कंठस्थ याद हो। तो ये उस कैटेगरी के फैमिली का जनरल है, तो इसका दिमाग भी रेडिकल होगा, ये जल्दी रिकंसाइल नहीं करेगा। ये एक पॉइंट है। संभव है कि गलतियां करे अभी, और गलतियां कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री इज आल्सो डिवाइडेड। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी भी दो धड़े में, और पाकिस्तान आर्मी दो धड़े में आज का नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री का हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री न होता, जनरल परवेज मुशर्रफ कोलंबो से वापस लौट रहे थे, उनकी जहाज को लैंड नहीं करने दिया, उनकी जहाज को लैंड क्या, जनरल परवेज मुशर्रफ वहां से पायलट के थ्रू खबर भिजवा रहे हैं भाई लैंड करने दो, नहीं करने दे रहा था। तो नवाज शरीफ कहलवा रहा है मुंबई में लैंड कर जाओ। तो जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं करगिल का पूरा कांड मेरे नाम है और मुझे ही मुंबई में लैंड करने के लिए बोल रहा है। मतलब मुझे मुंबई में कौन लैंड करने देगा? इट्स अ फन। मुशर्रफ हैज हिमसेल्फ रिटन इन हिज बुक इन द लाइन ऑफ फायर, मेरे पास वो किताब है, मुशर्रफ ने खुद लिखा है। और वो तो उसके कुछ लॉयलिस्ट जनरल थे,
उन्होंने आकर के एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो केबिन अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसके जहाज को बहुत कम फ्यूल बचा था, बहुत कम फ्यूल। वो तो अगली लाइन में अगली सीट पे बैठा था ना परवेज मुशर्रफ, और शाहबाज जो शबा उसकी वाइफ, वो दोनों फर्स्ट रो में बैठे थे एयरक्राफ्ट में। तो उनको क्या था, पायलट कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे, एक कोई बाहर आया फिर अंदर गया तो मुशर्रफ ताड़ गया और उसको आइडिया लग गया कि जहाज हवा में है। तो उसने खुद उठ के पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो पायलट के थ्रू उसे पता लगा कि वो लैंड नहीं करने दे रहे हैं। भाई ऐसा विचित्र देश है, बताइए। क्रैश कराने के चक्कर में थे हाँ। फ्लाइट को, सीधी बात है ये। और अपने जियाउल हक जिसने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जियाउल हक ऑपरेशन टोपाज का जो जन्मदाता रहा है, वो जनरल भी तो एयर क्रैश में मारा गया। हाँ, उससे पहले सही में गजब का मुल्क है, बनने के बाद ही से बदनाम है। अच्छा, जो आप असीम मुनीर को लेके बोल रहे हैं ना, हाफिज और उसको सब रिसाइट हैं ये आयतें, कल एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कुछ पुलिस वाले और आर्मी वाले हैं, वो सब एक्चुअली डरे हुए हैं सर, जो बोल रहे हैं कि ना बंटवारा है उनका, वो लड़ने की हिम्मत नहीं उनसे भारत। तो उनको कुछ आयतें कुरान की पढ़ के वो समझा रहा था, फिर बता रहा था कि अल्लाह की जंग है। हाँ, वो क्या है अल्लाह की जंग, जब इनका इस्लाम खतरे में है। हाँ, जब ये इस स्टेज का पाकिस्तान के साथ ही इनका वार क्राइम है। ये क्या पूरे इंटरनेशनल इस्लामिक कम्युनिटी को एक तरह से ये एक उनको आवाहन करते हैं उनका। इनको नहीं पता है इनसे बड़ा, इनके देश के पॉपुलेशन से बड़ी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी का क्या उनका बयान रहा है, सपोर्ट रहा है। आल पार्टी अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट रहा है, इंक्लूडिंग असादुद्दीन वैसी का आप देखिए। ये अप्रिशिएबल है। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। पाकिस्तान इससे क्या लेसन लेता है? तुम ये काम करके और जो पहलगांव में कन्वे किए हो, यही ना कन्वे करना चाहते हो कि भारत देश के अंदर तसद्दुत हो, आपस में कम्युनल राइट्स हों, लोगों में डिफरेंसेस बढ़े, सोसाइटी लड़े एक दूसरे, दंगे हों और भारत इंटरनल सिक्योरिटी में बिजी हो जाए। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। वहाँ बैठ के आपको दर्द होता है, आप वहाँ बैठ के कहते हो कि भारत के अंदर तो, इंडिया के अंदर तो जो है ये बिल आ रहा है, यहाँ पर तो वक्फ बिल भारत के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे पास हो रहा है, तकलीफ पाकिस्तान में हो रही है। भाई आपने अपना एक मुल्क ले लिया 1947 में, ले लिया, खुश रहो यार, खुश रहो, सही बात। आपको भी मौका मिला चलाने का, आपको जो सेना मिलनी थी मिल गई, आप चलाओ अपना सिस्टम। आप एनिमिटी पाल करके और हमारे खिलाफ ही आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे, कितने साल तक कोई बर्दाश्त करेगा? सर बैक टू कश्मीर आते हैं। कश्मीर में आप थे, काफ़ी समय तक आप रहे हैं। जो भी हुआ पहलगाम में, वो क्या बिना लोकल सपोर्ट के हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल। और ये क्यों ऐसा है कि लोकल सपोर्ट पिछले 75 सालों से हो रहा है? क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट जोन होता है, जम्मू एंड कश्मीर उसका एक एग्जांपल है। कश्मीर एक हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली एक कन्फ्लिक्ट जोन में, जैसा कि आपको पता है, 53 और 35 78 साल से वो एक तरह से कन्फ्लिक्ट जोन में है। सुपर कन्फ्लिक्ट जोन में वो पिछले 35 साल से है। 35 साल में अगर देखा जाए तो 2 जनरेशन निकल जाती है। तो कश्मीर के अंदर जो अवाम है, एक बूढ़े लोग हैं, एक बीच के जो मिडिल एज है, अभी बच्चा जो बहुत छोटा है उसको उतनी समझ नहीं है, लेकिन जो एडोलेसेंस और यूथ है, ये वाला जो ग्रुप है, ये थोड़ा वनरेबल ग्रुप है। पहलगांव जो हमला हुआ है उस बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता है, बात आपकी सही है। लेकिन लोकल सपोर्ट इसमें इसी लेवल तक का रहा है कि जिसको रेकी करना, खबरें देना, रियल टाइम सिचुएशन पास करना, जानकारी होते हुए भी नहीं बताना, इस तरह की चीज़ रही होगी। और ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इसमें उनको हेल्प किया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किलर सारे पाकिस्तानी थे। इसमें कश्मीरी किलर होगा ही नहीं, ये मैं दावे से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कश्मीरी टेररिस्ट को मैंने ऐसा ब्रूटल किलिंग करते कभी देखा नहीं है हिस्ट्री में। अच्छा, वो टेररिस्ट होगा, गन होगा, उस पर फाइट भी करेगा, इनकाउंटर में भी और इनकाउंटर में भी मारा जाएगा। शुरू के दशक में तो कश्मीरी टेररिस्ट फायरिंग होते ही सरेंडर कर देते थे। अच्छा। वो ज़्यादा फायर करने की पोजीशन में नहीं होते थे, उनको लास्ट तक मरने के लिए पाकिस्तानी रोकता था उनको। अच्छा। उनके साथ जो एक पाकिस्तानी लीडर होता था वो उन्हें सरेंडर नहीं करने देता था। कश्मीरी लड़के जो है इतना लंबा फाइट नहीं कर पाते थे। दूसरा, कई टेररिज्म में जाते थे, बीच में वापस भी आ जाते थे, क्योंकि वो घर का एक इमोशनल कनेक्ट नहीं पचा पाते थे, उन्हें वापस होना ही होना है। ऑफलेट ऐसा हुआ कि वो भी एक काफ़ी हार्डकोर टेररिज्म में उनके लड़के भी शामिल हुए,
क्योंकि ब्रिटिश बॉर्न बिलाल कश्मीरी जो अप्रैल 2000 को बदामी बाग कैंट में आईडी ब्लास्ट किया था, वो पहला कश्मीरी लड़का था। उसके बाद लोकल कश्मीरी फिदाइन अटैक में आए, ये घटना बहुत कम सुनाई दी थी एक्सेप्ट फरवरी 2019 आदिल अहमद डार ने ब्लास्ट किया था, जो पुलवामा अटैक जिले का काकापुरा के पास गुंडीबाग गांव का एक डार फैमिली का लड़का था। ये घटना हुई है। तो इसमें पहलगांव में मैं ये मतलब ये कह के मैं उनको बेल आउट नहीं कर रहा हूँ कि वो इतने ब्रूटल और किलर नहीं हो सकते। जनरली जिस तरीके से, जिस वेंजियंस, जिस घृणा, चिढ़, नफरत से मारा है ना इन लोगों को, ऐसा माइंडसेट कश्मीरी टेररिस्ट का नहीं होता है, बहुत बिरला होता है। तो ये थे पाकिस्तानी, लोकल सपोर्ट था। अब ये लोकल सपोर्ट क्यों देते हैं? तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें टेररिस्ट अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे हैं हमेशा। यानी उनको खाद, पानी, ऑक्सीजन, फंडिंग, उनका लॉजिस्टिक्स, उनके इक्विपमेंट को पहुंचाना, इक्विपमेंट को ले आना, पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान ले जाना, गाइड का काम करना, गाड़ी मुहैया कराना, रहने की जगह मुहैया कराना और इन्फॉर्मेशन पास करना, ये सारी कार्रवाई के लिए तो वहाँ OGW मिलते हैं सफिशिएंट। इतना आसान होता है सर इनको कन्विंस कर लेना, या सिर्फ पैसा दे के कन्विंस हो जाते हैं? एक तो पैसा तो एक फैक्टर है ही है, पैसा एक फैक्टर है। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का जो एक सब्ज़बाग है दिखाना, जो एक उन्होंने अपने को आइडियलाइज करके ग्लैमराइज किया है, खास करके सोशल मीडिया के टाइम में, जिसमें बुरहान वानी था। उन्होंने एक तरह से को आइडियलाइज किया है बच्चों के अंदर, एक ग्लैमर, एक नए यूथ के दिमाग में कि भाई टेररिस्ट का एक हैसियत होता है, तो टेररिस्ट कुछ खास नज़र से देखा जाता है, उसके अंदर लोगों के अंदर डर पैदा करने की शक्ति होती है, वो तो लड़ता है, उसके हाथ में गन होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक थोड़ा फैसिनेटिंग प्रोफेशन के तौर पे वो उसको कहते हैं। दूसरा जो रेडिकल इस्लाम में की आपकी बात है कि जिहाद दीन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, मुस्लिम हिंदू और भारत विरोधी जो सोच है उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करना, ज्योग्राफी से कनेक्ट करना और एक पाकिस्तान का नैरेटिव देना। और पाकिस्तान तो डेली फॉल्स प्रोपेगेंडा का एक फैक्ट्री चलाता है, शाम तक सोशल मीडिया में सब बच्चों तक वो चीज़ें आती हैं। तो ये सब यूथ को थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं। पैसे की फंडिंग बहुत ज़्यादा पहले हुई, आपको पता है, अभी फंडिंग पे काफ़ी लगाम लगा है, तो पैसा एक फैक्टर रहा है। और जो जनरेशनली अभी OGW हैं, जो एजेड हो गए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब जैसे ना बंदर बूढ़ा हो जाए तो गुलाटी मारना नहीं बंद करता, तो एक्टिव गन लेके वो नहीं चलेंगे, लेकिन जो एक पैसिव टेररिज्म है, यानी जो कह लीजिए कि हाइब्रिड टेररिज्म, दिन में कोई और व्यवसाय कर रहे हैं, शाम को वो अपना किसी तरीके से उन्होंने अपना एक छोटा सा साइड बिजनेस कर लिया, तो साइड बिजनेस, इन्फॉर्मेशन पास कर दिया। फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये, और पाकिस्तानी टेररिस्ट को यही चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि जब वो लॉन्च हो रहे हैं ना, POK से वो लॉन्च हो रहे हैं, तो लॉन्च उनका सेफ हो। लॉन्च सेफ कैसे होगा? उनको ट्रस्टेड गाइड चाहिए, जो नदी, नाला, जंगल, पहाड़, पेड़, रेगुलेट, खड्डा, कहाँ पोस्ट है, कहाँ नहीं पोस्ट है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ नहीं है, जिसको पूरी बारीकी से जानकारी होती है, वो गाइड का काम करता है। वो आदमी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव के ही लोग होते हैं, जो पुश्तों से ही काम कर रहे हैं। बाप का बेटा ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया, बेटे का पोते ने ले लिया, ये उनकी डायनेस्टी बिजनेस है। तो ये लोग होते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ही इकोसिस्टम में पैदा हुए हैं, वहीं जीते हैं, वहीं पलते हैं, वहीं रहते हैं। इनके लिए बहुत ईजी है व्यवसाय वो। दूसरा है कि सेफ अगर वो इंडिया में आ गया तो फर्स्ट पॉइंट पे उसे टेक ओवर कौन करेगा? टेक ओवर कर, मैं आपके ऑफिस आया तो कोई आदमी नीचे आया, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, कहाँ पार्क करूंगा, एक कांटेक्ट वो चाहिए, वो OGW करता है। अब वो टेररिस्ट खाली हाथ चलेगा, वेपन कोई और लेके चलेगा। कि पकड़ा जाए तो एक आदमी उसको कवर करेगा, जस्टिफाई करेगा, रिश्तेदार बता देगा, एट्सेट्रा। अब फिर अगले पड़ाव पर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो फील्ड में लॉन्च हो जाएगा, और जो लोकल मॉड्यूल ऑलरेडी एक्टिव है उनके अंदर वो बंट जाएगा। जैसे लेबर बंटती है ना कि भाई एक आदमी, एक मैसिन उनके यहाँ चला गया, एक कारपेंटर उनके यहाँ चला गया।
ऐसे फील्ड में एक्टिव होते हैं। पूरा मार्केटिंग का धंधा पूरा है, कंप्लीट है, और लोकल चार्ट बना हुआ है कि किसको क्या लोकल OGW की हेल्प से चलता है। बट अभी जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि ह्यूमन इंटरफेस से बहुत कम यूज कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली दे आर डिपेंडिंग ऑन गुरिल्ला टैक्टिक्स। गुरिल्ला टैक्टिक्स की अंडरलाइन चीज़ ये है कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने की क्षमता पैदा करना, बहुत लंबे समय तक बिना खाए भी रह लो, बिना पिए भी रह लो, बिना सोए भी रह लो, और मौसम खराब हो उसमें भी जी लो, सर्दी बर्फ गर्मी पानी सर्दी में, यानी वेल ट्रेंड लोग हैं। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स में ये शरीर का कंफर्ट नहीं देखते, जहाँ सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है वहीं रहते हैं। एक चैलेंज तो ये है। दूसरा, कश्मीर का कुछ भी आप बदल लीजिए, सड़क चला लीजिए, वंदे भारत चला लीजिए, हाईवे बना लीजिए, कश्मीर का पहाड़ जंगल आप नहीं बदल सकते। वो तो एज इट इज, वो चुनौती एज इट इज ही रहेगी। एक तो ये चीज़ आई है। इन वजह से इंटरफेस ह्यूमन है बहुत कम यूज करते हैं। पहले लोकल की फ्यूजिंग बहुत करते थे इंटरनली, आजकल ये लोकल से कांटेक्ट बहुत कम रखते हैं। बहुत गिना चुना आदमी है जिससे कांटेक्ट करते हैं, वो जो पुराने टाइप होंगे, पुराने टाइप पहले से कर रहे हैं। इसलिए कम करते हैं। जितना कम लोकल से इंटरफेस करेंगे ये, उतना इनके डिटेक्ट होने के चांस कम होंगे। और हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो किसी समय पाकिस्तान तो इनको बड़े लेवल पे होता था ये, बड़े लेवल लोकल को बहुत। पहले क्या था कि हर तीसरे चौथे आदमी को इंट्रोगेट करिए पता लग जाता था एक पाकिस्तानी है, एक टेररिस्ट है। आज के तारीख में हम आदमी से बात करिए, उसे पता ही नहीं होता टेररिस्ट कहाँ है। तो सारे कश्मीरी को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, वाकई मुझे नहीं पता होता। सर, क्या ये जो 370 हटा, उसके बाद के टेररिज्म में और पहले के टेररिज्म में कोई फ़र्क आया इसमें, लोगों की सोच में और बहुत सारी चीज़ों में क्या परिवर्तन आया उसके बाद? सोच में देखिए बहुत फर्क नहीं आया। एक चीज़ कह सकता हूँ कि तिलिस्म टूटा। तिलिस्म ये है कि आप जैसे पंचायत सीरियल में आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ है गाँव के बाहर, तो वो सचिव साहब जो है, कोई दिन पता लगता है कि बरगद के पेड़ के नीचे एक भूत है। तो गांव में सबके, प्रहलाद पांडे से लेकर के और सबके दिमाग में बात बैठी हुई है कि ये उसके नीचे एक भूत रहता है। और लास्ट में ये प्रूव होता है कि कोई भूत वूत नहीं है, मन का एक वहम है, और उससे रिलेटेड तमाम कहानियां गांव के अंदर फ्लोट हो रखी हैं। तो 370 आर्टिकल को एक कहते हैं ना कि एक बड़ा अनडिक्लेयर्ड और बड़ा ही सॉवरेन और बड़ा एक पावरफुल टूल के तौर पे वो नियमावली रखी गई थी। और पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा एक उसका एक हुआ था कि ये तो ऐसी चीज़ है ना, तो कश्मीर का स्टेटस अब चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन इस सरकार ने उसकी लीगल स्ट्रेंथ, उसकी लीगल इन्फॉर्मिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन ताकत को बड़ा बारीकी से जब तौला और देखा, तो पहले तो इन्होंने उस आर्टिकल को एबॉलिश करके एक भ्रम बहुत बड़ा ख़त्म कर दिया। तो दिमाग का भूत निकल गया पहले लोगों के। तो लोग बोले कि यार ये था तब भी हम वही थे, ये नहीं है तब भी हम वही हैं। तो ये आर्टिकल 370 ऐसी क्या खास चीज़ थी जिसकी इतनी चर्चा होती थी? पॉइंट रखा हुआ था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप इंटरनेट, सबसे बड़ा तमाचा इसको पाकिस्तान को लगा। आर्टिकल तो आपने यहाँ एबॉलिश किया, लेकिन लगा कि उनके दिल की, उनके पूरे धमनी की खून रुक गई उनको। यही तब उनकी नाराजगी है। उनकी नाराजगी का यही सब बहुत बड़ा रीजन है ना, 370 कि मतलब ये स्पेशल सरकार, ये गवर्नमेंट, ये सरकार, राइटिस्ट सरकार, दक्षिणपंथी सरकार, हिंदूवादी सरकार, ये यहाँ के भी मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग में यही नैरेटिव डालते हैं कि मतलब ये सरकार जो है ना, ये बड़ी अलग है, ये तुम्हारी विरोधी है। विदाउट रियलाइजिंग यही प्रोपेगेंडा चलता है। सरकार किसी के भी वोट देने से बने, बट जब सरकार बन जाती है ना, तो पूरे देश की सरकार होती है। बिल्कुल होती है, वो किसी कम्युनिटी की सरकार नहीं होती। मेरे एक वोट की भी वही कीमत है, जो हफीज मियाँ ठेला लगाते हैं उनके वोट की भी वही कीमत है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा भी उतना ही है जितना असलम मियाँ का राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये सब एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि सबके दिमाग में एक फ़र्क पैदा करने के लिए कि नहीं आप बड़े इंडेंजर्ड हो, आपका ख्याल हम 2600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आपका ख्याल रखते हैं। अरे तुम अपना ख्याल तो रख नहीं पा रहे हो, तुम इनका ख्याल रखने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ के तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग यही कहते हैं, बेटर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सही बात है, वी आर वेल लुक्ड आफ्टर।
ये खाने उनका के लिए है। नहीं है, आपके हाँ। पास पैसा नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, आपका फॉरेन रिजर्व एक हफ्ते चल जाए तो बड़ी बात बड़ी है, बात है। कोई आपसे बात नहीं करता, आप भीख मांगते रहते हो दुनिया में कटोरा लेकर के। अभी एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो आज ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने अपील की है, मैंने पढ़ा कि जो हमारे इंटरनेशनल आइज हैं वो हमको लोन ज़्यादा दें, क्योंकि हमारे दुश्मन ने हमारी बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, और जो एस्केलेट हो रही है इसको डी एस्केलेट करने के लिए मध्यस्थता भी करें, ऐसा लिखा है। रक्षा मंत्री का बयान है सर, हाँ। कल का, वो अभी गिड़गिड़ा रहे हैं कि जांच करा लो उसके बाद हमले करो। जांच बिना जांच किए क्यों हमले अच्छा, कर रहे एक हो? तरफ आप जिससे देखिए- कराना उससे करा लो। कितना हास्यास्पद है, एक तरफ आप कहते हो न्यूक्लियर बम चला देंगे, मिसाइल मार देंगे, जब और फिर नहीं, फिर आप क्या स्टेटमेंट देते हो? एक स्टेटमेंट परसों ये भी आया था कि अगर भारत अब कुछ आगे ना करे तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बयान आया था उनको, उसी से उम्मीद थी। कल रात वाली वही हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा बयान दे के शायद इन्होंने भी रिकंसाइल कर गए हैं हाँ। और इनको अकल आ गई है कि भाई ठीक है, हो गया, हमने किया, आपने किया, बात खत्म। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि इनको वही ना इस्लामिक कम्युनिटी में एक फ्लैक्स प्रेशर करना है, अंदर से प्रेशर है। यूनाइटेड नेशन के ये एक महीना के लिए होस्ट भी हैं, मतलब यही उसके मेन हैं, जिसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया था। तो उसमें तो चले गए देश उठ करके जो आए चले थे। करके, और उसमें बड़ी बेइज्जती एक इनकी बचा, हुई है। टर्की बचा था बस। और कितने बेवकूफ, लश्कर को डिफेंड कर रहे हो आप, टीआरएफ को डिफेंड कर रहे हो, हाँ। टीएएफ को डिफेंड कर रहे हो, जैश को डिफेंड कर रहे हो, आप डिफेंड किसको कर रहे हो? एक्चुअली ये खुद फंस चुके हैं। हाँ। जिस देश में सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपने राष्ट्रपति को एम्बुश किए हैं, हाँ, उन्होंने उनके ऊपर फिदाइन अटैक किए हैं, बेनजीर भुट्टो को मार दिया। सबको मार दिया इन्होंने। इनकी मृत्यु करना, मर्डर करना ही इनका। भुट्टो को फांसी पर लटकाया इन्होंने। हाँ, लटकाया। उसकी बेटी को पेशावर मार में दिया। बच्चों को आर्मी स्कूल में मारा था जाकर के आतंकियों ने, आपको याद होगा कितना बड़ा अभी अटैक। इमरान की बहन आज सवेरे बोल रही थी, जी, इमरान खान की बहन का बयान था हाँ। कि भाई ये आ रहे हैं ड्रोन, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वेयर दे आर कमिंग। शहबाज शरीफ से पूछ रही थी वो। हाँ, शहबाज शरीफ को एक सांसद है, वो कह रहा है गीदड़ है, गीदड़ों की फौज का, शेरों की फौज का गीदड़ जो है नेतृत्व कर रहा है। तो इतना ह्यूमिलिएटेड पाकिस्तान मैंने कभी नहीं देखा। मैंने 71 वार का भी ध्यान है। हाँ, मुझे 99 तो हुआ ही सबके सामने, हाँ। ये भी देख रहा हूँ सर एक तारीख और आपको ध्यान होगी, 27 अगस्त 2003। बिल्कुल ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। वो तो हमारी, वो तारीख तो हमारे लिए, वो तो हमारी वो कहते हैं ना, कत्ल की तारीख है हमारे लिए। कैसे आपने दूसरा जन्म लिया, क्या हुआ सर? क्या हुआ था वो उस दिन? बस वो तो यही जैश ए मोहम्मद, जिनका आपने ठिकाना हाँ। बहावलपुर में परसों हाँ। अभी 48 घंटे पहले ध्वस्त किया है। इसी मदरसे और इसी हेडक्वार्टर के वो प्रोडक्ट थे, और वो भारतीय ज़मीन पे मौलाना मसूद अजहर के रिप्लेसमेंट के लिए भेजे गए थे। और उन्होंने 1994 से लेकर 2001 तक 7 सालों में भारत के अंदर, मतलब जिसको कहते हैं ना टेरर हिस्ट्री के जो लैंडमार्क अटैक्स हैं, वो गाजी बाबा के ज़रा निगरानी में ही हुआ था, जिसमें 1994 का 4 ब्रिटिश टूरिस्ट का किडनैपिंग, 1995 अगस्त 6 यूरोपियन टूरिस्ट का किडनैपिंग, IC 814 की हाईजैकिंग, उसके बाद आपका 2001 संसद पार्लियामेंट अटैक। नहीं, 1 अक्टूबर 2001 जैन की असेंबली अटैक, अच्छा। उसके बाद आप दिसंबर में अक्षरधाम अटैक, उसके बाद 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, ये सब की चिन्हित अभियुक्त मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड गाजी बाबा, जिसको भारतीय सेना और भारतीय पुलिस, जिनके पुलिस सारे फोर्सेज उसको खोज रहे थे, और भारत के डेजिग्नेटेड कोड, पोठा कोड का वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। पार्लियामेंट अटैक का मेन एक्यूज था, को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स लगी हुई थी। तो BSF उस समय वैली में एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स करीब 15 साल से, उस समय BSF को 14 साल हो गए थे वहाँ पे। जी। तो 14 साल के पीरियड का एक लंबा एक्सपीरियंस लेके वेल इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर सिटी में भी तैनात थी। एक बटालियन में मैं पोस्टेड था। उस दिन मैं ही उसका बटालियन को कमांड भी कर रहा था। उस दिन प्रधानमंत्री महोदय का श्रीनगर में विजिट था 27 को। उस दिन एक आत्मघाती हमला होता है लाल चौक में, और अगले दिन 28 को प्रधानमंत्री महोदय को जब वापस जाना होता है तो आत्मघाती दस्ते का जो सुसाइडर है पाकिस्तानी, उसको हमारी मुस्तैद पेट्रोल पार्टी जिंदा पकड़ लेती है। जिंदा आर्म्ड, कंप्लीटली लैस, रेडी, मतलब फटने जा रहा था बस वो बस एक्शन के लिए जा रहा था। बिफोर एक्शन ही वाज इन आवर हैंड, और वो कार्रवाई कर नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि PM आज ही शहर छोड़ रहे हैं, और आज ही इतना बड़ा एक सुसाइडर कश्मीर के गली से अगर पकड़ा गया है तो ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट।
बाद में वो जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ निकलता है, अच्छा। मौलाना मसूद अजहर का, इसका गाजी बाबा का राइट हैंड। और उसके इंट्रोगेशन से फर्दर हम लोग गाजी बाबा के अड्डे तक 28 को हम इसको पकड़ते हैं। 29 की नाइट में पक्का सुराग मिलता है डाउनटाउन नूरबाग के एक भीड़ वाले इलाके में, एक 3 मंजिला घर जिसके अंदर वो खुफिया अड्डा बना रखा है, और वो जिसमें उसका सीक्रेट चैम्बर शीशे के एक ह्यूज साइज वार्डरोब से फिटेड है। उसको हम बीएसएफ के बटालियन के साथ हम रेड करते हैं। आप लीड कर रहे थे? मैं लीड कर रहा था, और आपके साथ और भी स्टाफ? हमारे साथ करीब 70-75 की कार्डन पार्टी थी, 2 लेयर कार्डन था। अच्छा। क्योंकि गाजी बाबा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि वो काफ़ी रेसिस्ट करेगा और एक पिच इनकाउंटर होगा और वो भागने की कोशिश करेगा। तो हमने पहले सारे लूप होल्स प्लग किए, स्केप रूट प्लग किए, डबल लेयर कार्डन लगाया कि एक लेयर अगर ब्रेक करके भागा तो दूसरा लेयर मारेगा इसे। तो आप लोग गाजी बाबा को पहचान? मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। उसकी एक कंप्यूटर स्केच की फ़ोटो हमारे पास थी, बस इतना ही था हमारे पास। उसके अलावा मैं गाजी बाबा को नहीं पहचानता था। लेकिन वो जो राइट हैंड पकड़ा गया था उसने कहा कि गाजी बाबा ही है ये? हाँ, वो तो मैंने कन्वर्सेशन इंट्रोगेशन में निकाला। आपने किया इंटरोगेशन? पूरा इंट्रोगेशन हमने पूरा मुतमईन किया, 100% कंफर्म किया। वो एक अच्छा, एक मेरा सवाल यहाँ ये आता है कि जो आतंकी मरने के लिए जा रहा था, सुसाइडल था, वो इंटरोगेशन में क्यों बताएगा, चाहे आप उसको मार भी डालिए? नहीं, वो क्या होता है कि मरना कहते हैं ना कि अचानक कोई मर गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है। ये किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तिल तिल के मरना मुश्किल होता है, पकड़ में आ जाता है। बिकॉज क्या होता है ना, एक तो मरना कि आदमी मर गया तो सबको मरना है, मर गया तो वो पता नहीं इतना दुख, यानी टाइम लैग बहुत कम होता है। लेकिन जो कहते हैं ना मरने का जो तकलीफ का जो एहसास दिलाना है ना, वो बेसिकली ज़्यादा दुखदाई होता है। और वैसे वो मरता तो 72 हुरों के लिए मरता हो, जन्नत जाने के लिए। वो ये 72 हुर का ही ख्वाब दिलाते हैं ये, कि तुम्हारे स्वागत के लिए। पठानकोट अटैक में तो जैश का टेररिस्ट मोबाइल पे इंटरसेप्शन पे उसकी माँ बोल रही है कि बेटा जो चिकन पका के दिया है वो खा लेना खूब, क्योंकि खाली पेट नहीं मरते, खाली पेट अगर मरोगे तो मतलब हुरें नहीं मिलती हैं। पेट भरा हुआ होना चाहिए, पूरे शरीर के बाल शेप्ड होने चाहिए, और पेट भरा होना चाहिए, और उसके पहले आपको ये पर्टिकुलर मतलब वो पढ़ना है, जो भी आपको रिसाइट करना है, वो सारे उनके जिन्होंने 72 हुरों का ख्वाब दिखा रखा, उसका भी इन्होंने प्रोटोकॉल बना रखा है उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, कि मेहंदी होगी तो ये होगा, पेट भरा होना चाहिए, सारी बेवकूफ़ी है। तो डाउन कंटिन्यू करते हैं जी। तो बस अब उस पाकिस्तानी के इंट्रोगेशन से ये तो पक्का हमारी खबर थी कि उसमें गाजी बाबा मिलेगा जी। और उसको रात को रेड करते हैं, 29 की रात को रेड में हम अंदर घुसते हैं, 3rd फ्लोर तक जाते हैं, पूरा अंधेरा होता है कमरा। अच्छा। और दीवार पे टटोल के स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलती है और कमरे में हमको कुछ नहीं मिलता है, खाली कमरा मिलता है, और एक दीवार में बड़ा एक रहस्यमय तरीके से फिटेड एक लार्ज साइज शीशा फिटेड है, जो कि नॉर्मल लुकिंग ग्लास दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक पैरेलल चैम्बर है। अच्छा। जिसमें गाजी बाबा है, उसका एक डिप्टी कमांडेंट दूसरा पाकिस्तानी है, वो दोनों हमको सीसीटीवी पे देख रहे हैं। लेकिन हमें घुसते समय ये बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर 2003 में सीसीटीवी विथ नाइट विजन डिवाइस। वाह, ये तो सीजर मेमो का पार्ट है, जब्ती मेमो का पार्ट है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसका मेक भी लिखा हुआ है, सीजर मेमो में लिखा है किस मेक और ब्रांड का था, यूशो करके या कुछ ऐसे था नाम। चाइनीज था क्या? आई थिंक कुछ ऐसे ही उसकी अंग्रेजी थी, मेरे जहन में था, मोबाइल में है। तो हमारे पास तो उसका डिज़ाइनर हमारे हाथ में था, जिसने डिज़ाइन किया, जो हाइड आउट डिज़ाइन किया जिसने, उसने शीशे पे इशारा किया। हमारे पास कुछ अब चारा बचा नहीं था, हम लोगों ने शीशे मारा लात, और हमारा ग्रेनेड और गोलियों से स्वागत हुआ। और उस स्वागत, हाँ, उसमें पहले बस्ट में हमारे एक अंगरक्षक सिपाही बलबीर सिंह को गोली लग गई, जिसकी शहादत हो गई। अच्छा। और हमको काफ़ी फैटल गोलियां लगी, 7 गोलियां लगी। मेरे एक जवान नील कमल को 2 गोली लगी। आपको 7 गोलियां लगी? 7 गोली लगी। एक तो हाथ पे लगा, कंप्लीट शेटर्ड हो गया हाथ। पेट में लगी गोली, एक गोली अंदर ही है मेरे पेट में भी। ये आप अपना हाथ दिखा सकते हैं क्या? हाथ ये है तो बहुत ही खराब कंडीशन में हाथ है, कोट डाला हूँ नहीं तो आपको शर्ट। ये हाथ पे कितनी गोलियां लगी थी? हाथ में तो 2 लगी थी। AK-47 की गोलियां थी सारी। पैर में एक लगी थी, पैर में भी यहाँ लगी थी ये। अच्छा, हड्डी पर सामने।
पेट में दाहिने से घुसी थी, वो अंदर ही है, अरे चेस्ट पे लगा था, एक गोली अभी अंदर है। अंदर है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर पड़ी हुई है। ओ, तो चेस्ट में गोली लगी या बुलेट? बस उसमें मेडल, यहाँ मैं एक डीजी कमेंडेशन कार्ड पहना हुआ था। डीजी कमेंडेशन इंसिग्निया होता है, वो आयरन प्लेट का होता है, स्टील प्लेट का, अच्छा। वो क्रश कर गया था, तो पूरा ब्रंट उसी पे आ गया था, ओ, और वो फाड़ करके साइड से यहाँ से निकल गई गोली। तो ये पूरी आर्म पिट के अंदर सिलाई है टांकों की मेरे, अच्छा। बट वो जो मांस वाला पार्ट है उसको फाड़ के निकला, हाँ, जो बॉडी का केज है उसमें नहीं गई। अच्छा। ऊपर वाले का शुक्रिया। हम्म, और इनकाउंटर में बस वो एक को मार पाया मैं, दूसरे को मैं देख नहीं दो पाया। थे वहां पे अंदर? दो थे अंदर, और एक पाकिस्तानी जो जिंदा था हमारे गाड़ी में था। तो देखा जाए तो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। एक को जिसमें मारा मैंने, वो गाजी बाबा निकला पहचान में। अच्छा। दूसरा राशिद भाई था, वो टेरेस से जंप किया तो उसको फर्स्ट फ्लोर के में जो गार्ड थी उन्होंने मार दी, अच्छा, शूट वो कर जंप करते समय। उसकी आपने बॉडी, जिसको मारा वो गाजी बाबा वो गाजी बाबा निकला, क्योंकि उस समय तो नहीं पता लगा ये कौन है आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी तो अगले दिन सवेरे ट्रेस हुई। तो एक उसका बड़ा भारी चैप्टर जैश ए मोहम्मद के लीडरशिप का ख़त्म हुआ, और ये चैप्टर ये 13 साल गाजी तक बाबा ने क्या इसका रोल कंधार हाईजैक में भी था? कंधार हाईजैक में जो भारत से, भोपाल से और मुंबई से जो इंटरसेप्ट आए थे, उसमें जो कुछ पासपोर्ट फर्जी बने थे, और एक पाकिस्तानी जो है गोल्डन सॉयल कॉलोनी जोगेश्वरी वेस्ट मुंबई से कन्वर्सेशन कर रहा था, जिसको यूएस स्पाई सैटेलाइट ने उसका कन्वर्सेशन पकड़ा था। उनके इनपुट पे ये बात पता लगी थी बेसिकली कि ये जो विद इन इंडिया जो इनको लॉजिस्टिक्स और OGW का कंप्लीट नेटवर्क बनाया गया था, वो इसने कश्मीर से गाजी बाबा ने तैयार किया था। संसद हमले में भी? संसद हमला तो बिल्कुल डायरेक्टली इसका करवाया था। 5 खुदकश को दिल्ली के अंदर स्थापित करना, अफजल गुरु के जरिए दाखिल करवाया। अफजल गुरु इनके लग वर्क करता था। सैटेलाइट फ़ोन से गाजी बाबा कंप्लीट उनको कमांड देता था, और उसके लैपटॉप पे कंप्लीट प्लानिंग बनी थी। और पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको किराए का घर दिलवा के रखवाना, सफ़ेद एम्बेसडर कार सेकंड हैंड खरीदवाना, तिलक नगर मार्केट में उसका जो टेल बोर्ड है उसको मॉडिफाई करवाना, RDX को यहाँ तक पहुँचवाना, कंप्लीट ID फिट करना, उसका लास्ट में फाइनल रिपोर्ट लेना, ये सब गाजी बाबा ही मेन आर्किटेक्ट था। और ट्रायल कोर्ट के अंदर सारे एविडेंस पेश हुए थे, उसमें इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था। तो इसको पकड़ना तो बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए, जब तक चैलेंज था, 17 महीने लग गए। ये रहता ही नहीं था, ये तो जकूरा और गंदरबल के जंगलों में रहता था, पहाड़ में, और त्राल एरिया में रहता था, ये आता ही नहीं था श्रीनगर सिटी में। ये तो 2003 में सिटी में शिफ्ट हुआ, थोड़ा मन बढ़ गया था इसका, क्योंकि कॉप किलिंग और ग्रेनेड ब्लास्ट से बहुत कैजुअलिटी हुई थी फोर्सेज की। अच्छा। और PM के विजिट शायद ऐसा टाइम रहा कि ये चाहता रहा होगा कि श्रीनगर सिटी में रहूं, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा काम करूं जो हिस्ट्री में कोई न किया, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए। ज़्यादा एम्बिशन के चक्कर में मरा, नहीं तो अभी शायद जिंदा रह सकता था वो पहाड़ों में, जंगलों में। सिटी में शिफ्ट हुआ तो कहते हैं ना कि शहर बहुत कुछ देता है तो शहर बहुत कुछ लेता भी है उससे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सर अफजल गुरु का, वो अफजल गुरु ने कहा कि ऐसा था गाजी बाबा जो रेस्टलेस पर्सन था, बहुत रेस्टलेस था, वो एक मतलब वो जगह काम रहता को नहीं लेके था। पागल था। हाँ, एक प्रोजेक्ट खत्म करता था और दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाता था। वो बयान में आया उसका, अफजल गुरु का, चश्मा लगा के बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना वो। तो मतलब आप लोग भी इंट्रोगेशन या उससे ये क्या पहले था? किसी और से बात की होंगे तो आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, नहीं, ये इंटरव्यू इसने दिया था जी के रिपोर्टर को कैमरा पे। जी जी जी। तो थोड़ी बहुत इनपुट उससे पता चला था हम लोगों को। बाकी पाकिस्तानी से जो हमने इंट्रोगेशन किया 24 घंटे में, उससे आइडिया लगा ये एक जगह रहता ही नहीं था, रात को भी 2-2 हाइट बदलता था। अच्छा। हाँ, मतलब एक्चुअल उनका मुजाहिद था वो, एक्चुअल मुजाहिद था जिसको कहते हैं, जिसको इसीलिए पैदा हुआ था वो। और बड़ा और क्या उम्र रही होगी सर इसकी? 35-36 साल ये था। जैसे सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सारा अरेंजमेंट दिल्ली में किया उसने, गाड़ी, RDX, ये वो, पहले बहुत सारे ब्लास्ट होते थे और ये सब इतना आसान होता था। अभी आपको क्या, मुझे लगता है क्या चेंजेस आए हैं? सिक्योरिटी एजेंसीज तो वही हैं, क्या बदलाव आया कि इस पर बहुत अंकुश लगा है बहुत हद तक? देखिए, बदलाव एक तो ये आया है कि टेररिस्ट मारे बहुत गए। अच्छा। एक तो काफ़ी सफाया हुआ। दूसरा बदलाव आया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, टेरर मॉड्यूल की फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करते थे, उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते थे, उनको चिन्हित किया गया और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, लीगल रिजीम के तहत उनको कवर किया गया।
उसमें इंडिविजुअल कोई हो या टेरर आउटफिट हो। पहले क्या था कि यूएपीए एक्ट अट्रैक्ट करने के लिए टेरर मॉड्यूल का पार्ट होना आपका ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति तभी उस चार्ज के अंदर कोर्ट में पेश हो सकता है जब तक ये प्रूव ना हो, मतलब ये प्रूव होना चाहिए कि ये उस मॉड्यूल का मेंबर है। अब उस मॉड्यूल का मेंबर प्रूव करना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आसान नहीं होता था प्रूव करना। तो बहुत सारे लोग इसलिए बच जाते थे, वो कहते थे साहब ये सज़ा या ये चार्जेस तो मेरे पर तभी लगेंगे जब मैं उसका मेंबर हूँ। अब उसको मेंबर प्रूव करना, ओनस वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन, जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास ओनस होता था। अभी अमेंडमेंट ये आया कि नहीं, अगर इंडिविजुअली भी आप टेरर एक्ट कर रहे हो तो ये हमारे लिए प्रूव करना आवश्यक नहीं है कि आप टेरर मॉड्यूल के हिस्से हो। तो इसमें बहुत सारे लोग नपे। उसके बाद जो टेरर फंडिंग के केसेस दर्ज हुए एनआईए के, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बदले हुए लीगल रिजीम में और अपने खुद के एक पावर के तहत जो कश्मीर के केसेस दर्ज किए और उनके इन्वेस्टिगेशन में बहुत डीप रूट में हो गए, और लार्जर कॉन्स्पिरेसी के से जुड़े करीब 12-15 खास लोगों को जो जेल में डाला गया, जिसमें मशरत आलम, आपका रशीद इंजीनियर, बिट्टा कराटे, अल्ताफ फंटूस, अशिया अंद्राबी, उसके बाद शब्बीर शाह, यासीन मलिक, 7 नाम तो मैंने आपको गिरा दिए। ये सारे जो पकड़ के जेल में डाले गए, उनमें किसी की बेल नहीं हुई है। तो बेसिकली हुर्रियत के जो फर्जी झंडे थे वो अपना उनका फर्जी संविधान था, तो फर्जी दफ्तर, फर्जी गिलानी जो था, गिलानी, हाँ जिलानी का ही दामाद है फंटूस जिलानी साहब तो सुपुर्द खाक हो गए। तो ये जो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक पैरेलल कैपिटल बना रखा था, पैरेलल किंगडम था इनका, पैरेलल पाकिस्तान से पाकिस्तान डेस्क होता था, इनके लैंडलाइन फोन चलते थे। अच्छा। कोई इनको छूता नहीं था, ये होली काऊ थे, इनको छू दोगे तो कश्मीर हिल जाएगा। वो सब चला गया ज़मीन पे, मतलब दे आर जस्ट लाइक क्रिमिनल्स। तो सर पहले और अब के आतंकवाद में क्या फ़र्क, क्या कश्मीर अब कहाँ पर है? तो अभी ये है कि ये जो एक पैरेलल काउंटर्स खुले थे ये हो गए बंद। उसके बाद जो पत्थरबाज थे इनकी एक एक निशानदेही दे के बड़ा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने हुजूम, इतने तादाद में पत्थरबाजों की डिटेल निकालना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आपसे बताऊं एक्यूरेटली सारी डिटेल निकल गई। अच्छा। वो एक अलग कहानी है कि कैसे निकलती है ये, बट सारे लोग चिन्हित हुए। चिन्हित होने के बाद इन पे मुकदमे चले, सब जेल गए। थर्ड ये रहा कि जो उनका हीट था ना, मतलब कश्मीर की जेलों में ज़्यादा रहते थे, श्रीनगर में वहीं रहना पसंद करते थे। तो जितने पकड़े गए हैं कोई कश्मीर की जेल में नहीं रखा गया। अच्छा। कोई भटिंडा के जेल में है, कोई जगाधरी जमुनानगर है, अच्छा। कोई जैसलमेर है, कोई जोधपुर है, किसी को मदुरई जेल में भेज दिया है। तो वहाँ से क्या है कि जब वैसे आजकल तो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट का ट्रायल हो जाता है। मुकदमा दर्ज है, वीसी पे कर दो भाई, जूम पे कर दो, कहते बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मदुरई जेल में बैठे रहो। तो श्रीनगर जेल में लोकल और जम्मू जेल में रह के खुराफात भी करते थे। जो आधे आतंकवादी हो, अंदर जाने के बाद पूरे आतंकवादी बन जाते थे, क्योंकि उसके अंदर का पूरा इकोसिस्टम ही वही था, पाकिस्तानी टेररिस्ट होते थे। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, टूरिज़्म बहुत बढ़ा है, 2.25 करोड़ टूरिस्ट के जाने का रिकॉर्ड है इस साल। तो मुझे लगता है कि ये प्लान, हाँ एक चीज़ रह गई कहने को, एक्चुअली इनका अटैक का प्लान विंटर्स में था मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो मेरी इंटेलिजेंस है, इनको विंटर में ही करना था। क्योंकि जब विंटर्स का जाड़ा, जब बर्फ़ ख़त्म होती है तो टूरिज़्म बूम पे आता है, और अप्रैल के बाद फिर आने वाला टाइम अभी आपका अमरनाथ यात्रा का होगा। तो इन्होंने जान के इसको थोड़ा शिफ्ट किया कि जब ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा आने लगें लोग, तब हम करते हैं। अच्छा। बट इनके दिमाग में ये बात तो चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड किया है इन्होंने, आइसोलेशन में नहीं किया है। तो ये सारे फैक्टर रहे हैं जिससे कि आपको आतंकवाद का आपको एक डिफरेंट, एक्सेप्ट कि पहलगांव जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, अदरवाइज ठीक चल रहा था। 5 साल से ठीक ही था, हाँ, ठीक चल रहा था। 370 हटने के बाद से ठीक था, बहुत सही था। और 19 में तो हटा 370 भी। तो सर मेरा आखिरी सवाल है बस आपसे, क्या आपको लगता है कि जो सिचुएशन अब पैदा हुई है अभी, भारत ने जैसा जवाब दिया है, उससे आने वाले समय में आतंकवाद की कमर टूटेगी और पाकिस्तान कुछ सबक सीखेगा? पाकिस्तान सबक सीखेगा कितना या नहीं सीखेगा, इसमें तो बहुत मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही रोग कंट्री है पाकिस्तान की। एक बात उनके कुछ कई नेता ने ऐसे बयान दिए थे कि आतंकवाद से जितना भारत प्रभावित है, पाकिस्तान कहीं उससे ज़्यादा प्रभावित है। तो अगर उस देश के उस बयान देने वाले की ही बात को अगर हम सही मान लें,
तो जिस देश में मान लेते हैं एक बार को कि उनको आतंकवाद से उनको बहुत ज़्यादा उनका भी नुकसान हुआ, तो जब वो सबक उससे नहीं सीखे तो वो सबक इससे कितना सीखेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे उनकी कमर टूटी है, उनके मनोबल पर बहुत असर पड़ा है, और इनके जितने जिहादी अलंबरदार हैं वो उनकी तो हालत ख़राब है। अभी इनकी नस्लें बंदूक उठाने और भारत में आतंकवाद करने से पहले 4 बार सोचेंगी। कारण है इनका भी तिलिस्म टूट गया 370 के तरह से ही कि अगर हम करेंगे तो ये बहावलपुर तक मारेंगे, हम कराची से करेंगे तो कराची में मारेंगे, हम रावलपिंडी में करेंगे तो रावलपिंडी में मारेंगे। यानी सिंपल बात है, इजराइल हमास, सिंपल बात है भाई। इजराइल जो ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमास उनके टेरिटरी में कुछ करेगा तो वहाँ से आके करेंगे। तो हम लोगों ने ना अपने रिस्पांस का जो एक लेवल है वो बढ़ा दिया है। रिस्पांस का जो लेवल है वो एक नए लेवल पर, नई रेड क्रॉस लाइन हमने खींच दी है इस बार। इस रिस्पांस से हमने रेखा खींच दी है कि भाई हम ये रेखा तक पहुँच गए हैं, इससे आगे आप खुद विजुलाइज करो आगे क्या होगा। मतलब जो अब तक कहते आए थे भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस टेरर को लेकर के है, रियल में अब वो हो रहा है। रियल में अब हुआ, जो चुन चुन के मारेंगे बोला पीएम ने, हाँ। अपने गृह मंत्री साहब ने बोला, हाँ। और दुनिया में कहीं भी होंगे हम खोज के मारेंगे। हाँ। तो खोजना तो यही होता है कि भाई तुम बहावलपुर में हो तो हम मार रहे हैं, तुम मुरीदके में भी हो तो हम मार रहे हैं, तुम लाहौर के ठीक नीचे हो, हमने लाहौर में नहीं मारा, लाहौर के नीचे मारा क्योंकि मुरीदके इनका हेडक्वार्टर है, कह के मारा, कोई छुपा के मारा नहीं है। सर जाते जाते मैं भी आखिरी एक सवाल पूछता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप क्या संदेश देंगे या क्या सीख देंगे, अगर फुल स्केल वॉर अगर भारत और पाकिस्तान में होता है तो क्या इस सिचुएशन में जो है? सबसे पहले सिटीजन्स, भारत के जो सिटीजन्स को ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क में अगर ये एक कन्वेंशनल वार की सिचुएशन आती है तो पहली बात, कोई कन्वेंशनल वार चाहता नहीं है। अगर ये थोपा जाता है तो लड़ना हमारा धर्म है जी, और ऐसी परिस्थिति में टोटल देश एक है। हम ना अलग धर्मों में बंटें और धर्मों के अंदर भी अलग अलग बिरादरी में न बंटें, हम छोटे बड़े में न बंटें, क्योंकि ये वार होता है तो पूरा देश, और आपसे इन्फॉर्मेशन के लिए, हम दुनिया में कई 100 मुल्कों से अच्छे हैं जहाँ रहने, जीने, खाने, सम्मान, अधिकार, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, मौसम, आबो हवा, पानी, दरिया, पहाड़, जंगल, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है। तो हम अगर आने वाली पीढ़ी को भी जिंदा रखना है, उनको प्रॉस्पर देखना है, खुद को अच्छे से ले जाना है, तो हमको रहना होगा यूनाइटेड। हम विद इन डिवाइडेड ना रहें। हम देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वार के समय सब संगठित रहें। दूसरा, जितना वार की सिचुएशन में मूवमेंट होता है, सब कुछ सरहद पे ही नहीं लड़ा जाएगा, बहुत बड़ी लड़ाई देश के अंदर होगी। सड़क है, रेलवे लाइन है, शहर हैं, हॉस्पिटल हैं, वाटर पंप्स हैं, जितने वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, नदी हैं, डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर है, हमारे माइंस हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे हेलीपैड हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सबका रोल हो जाता है जी, सबकी भूमिका होती है। तो इन सारे देशवासी एक कहते हैं कि एक पैरा मिलिट्री, एक सेमी मिलिट्री या सेमी डिफेंस पर्सनल की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। यही उनका कर्तव्य है। हर व्यक्ति गन उठा करके सरहद पे नहीं लड़ सकता, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देश के अंदर उठाएंगे, शांति व्यवस्था ही अगर आप कायम रख सकें, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होगा देश के लिए। क्योंकि हम बड़ी लड़ाई तो सरहदों पे लड़ेंगे, जिसमें खाली आपके मोराल की ज़रूरत है, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, और आपको हमारे अंदर विश्वास की ज़रूरत है। ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि सर ने कहा कि सबको यूनाइट रहने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार अब जो है वो डिसीजन लेने में कोई कोताही नहीं करती है, कहती है वो करती है। और पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है वो सिर्फ बातें करता आया है जब से उसका जन्म हुआ है 75 साल से। धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, तो उस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेनाएं सक्षम हैं पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए, और वो आप पिछले 2-3 दिनों में देख भी चुके हैं। तो आगे भी अगर पाकिस्तान को हिमाकत करेगा तो उसको उचित जवाब दिया जाएगा। इस बात का आप भरोसा रखें, संयम रखें, ये अपील है हमारी। और जो आप अपने लिए कर सकते हैं अपने आप से देश के लिए, जो सर ने कहा, वो ज़रूर करें। परेशान ना हो, पैनिक ना हो। नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।